मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, सारा चीज मेरे हनुमान जी के चरणों में है। मेरी पत्नी को जेल भेजा गया, मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया। क्या होता है, हम टूटने वाले लोग नहीं, लेकिन परिवार और जिम्मेदारियां जब आदमी के जीवन में आती हैं तो कहीं ना कहीं उसको भावनाओं में जुड़ जाता है। हत्या का वो मामला था जिसमें आपको कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बारे में आप बताएंगे? बहुत बड़ी कहानी है उसमें भी, लेकिन वो भी एक षड्यंत्र था। मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ में किया जा रहा। अंडे की दुकान से बंगले, गाड़ी, ये सब कैसे आया? अंडे की दुकान लगाकर, गुपचुप की दुकान लगाकर, ऑटो चलाकर, टैक्सी चलाकर, अपने पीछे के संघर्ष को देखिए, तब वीरेंद्र सिंह तोमर ऊपर आप आरोप लगाइए। कभी और कभी अगर बता पाएं कि हुआ क्या था, कैसे आपका नाम सामने आया? एक विशेष समुदाय के द्वारा जो है मेरे ऊपर हमला किया गया था, चाकू तलवार से हमला हुआ था। मेरी माँ थी साथ में, छोटा वाला ब्रदर था, छोटा सा बिल्कुल। मेरे छाती पर तलवार डाल के 6 इंच छाती तक मेरी तलवार घुसी हुई थी, और उसमें एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसका सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया। कहते हैं रोहित तोमर की गलती वीरेंद्र सिंह तोमर को भारी पड़ गई। गलती तो बनाया गया, लेकिन वो सब ठीक है। मीडिया में जितनी भी चीजें सामने आई कि तोमर बंधु सूदखोरी कर रहे हैं, सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर। हम लाइसेंस से काम करते हैं, बैंक हैं, हमसे लोग पैसा लेने आते हैं, हम उनको तब पैसा देते हैं। इस सूदखोरी का पैमाना ऐसा कि 1 लाख रुपए दो और 20 लाख वसूलो। जब उसकी क्षमता 20 लाख की थी तो 1 लाख रुपए हमसे लेने क्यों आया वो? नहीं, करना क्या चाह रहे थे? जैसे गंगा घाट में पाटे लगा करके जो जितनी भी पूजा अर्चना आपने करवा रहे थे, क्या गंगा आरती ही आपका उद्देश्य था, फिर क्या था उसमें? नहीं, पूरा खारून गंगा, हमने खारून को हटाया नहीं। खारून मैया हमारे लिए मैया है, ये गंगा मैया भी तुम्हारे लिए मैया है। खारून गंगा को दोनों को समाहित कर दें तो क्या बुराई है भाई? आपत्ति ये थी कि खारून दाई की आरती क्यों नहीं? अरे खारून दाई की आरती खारून हम भाई मैया बोलते हैं, आप दैया बोलते हो, दाई बोलते हो, हम मैया बोल रहे हैं। अंतर ये है, जब उन युवाओं को देखता हूं कि उनके साथ में छल किया जा रहा है, उनकी जो ऊर्जा है उनको कहीं और लगाया जा रहा है। आपका इशारा किसकी तरफ है? इशारा जो छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ीय राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बहुत बोल रहा है, देवी देवताओं के बारे में अनफंड बोल रहा है। राजनीति करने का तरीका ये है नहीं। अमित बघेल को बोल रहे हैं? निश्चित रूप से मैं उनको कासा चोर के नाम से जानता हूं। आओ माई के लाल में हिम्मत है तो आओ हमसे दो वो कर लो। लेकिन ये शायद आरोप छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना पर आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खारून दाई में आपने गंगा मैया की पूजा की और उसके बाद आपके साथ विवाद। निश्चित रूप से उसमें क्या अपराध हुआ, क्यों नहीं शासन ने जांच करी कि खारून गंगा आरती में कितने पैसे कहां से आते हैं? आपने बोला ना QR कोड क्यों लगाया गया वहां पे? QR कोड में किसी को पकड़कर पैसा डलवाया जा रहा है। आखिर किस चीज के लिए पैसे डलवाए जा रहे थे? पैसा डलवाया ही नहीं जा रहा था। आज वहां पे आरती हो रही, आज आप देख लीजिए 9 महीने हो रहे हैं जिस आरती को बंद कराया गया, उनका तेल खत्म हो गया कि जिन्होंने बंद करवाया था। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक नाम ऐसा लेना चाहूंगा जो शासन में बैठा हुआ है, जिसने इस हत्या में समग्र रूप से मेरी हत्या का और मेरे परिवार के मान सम्मान को खत्म करने का प्रयास किया। बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, समझ में नहीं बिल्कुल है। विजय शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं, गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं। क्या आपको ईश्वर ने राज करने का अवसर दिया, आपको राजा बनाया तो इसीलिए बनाया था किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसा करना चाहिए आपको? मेरी माँ को जेल भेजते हो, मेरी पत्नी को जेल भेजते हो, मेरी बहू को जेल भेजते हो, मेरी बच्ची को डराते हो, मेरे बेटे को 10 साल के बेटे को तुम डराते हो। ये तुम्हारी राजनीति करने का तरीका है। उनके दोस्त का भी नाम बताना चाहता हूं, वही गद्दार का नाम लेना चाहूंगा, सत्य प्रकाश सिंह। एक कुनबा, बड़ा कुनबा भी लगा हुआ था, तुमको बख्श दिया, तुम मारेंगे नहीं, उसका पैसा लेंगे, तुम हमको पैसा दे दो। कितना मांगा गया था? 20 करोड़ रुपए। आपने ब्राह्मणों को श्राप देते देखो, एक क्षत्रिय श्राप देता है। मैं वीरेंद्र सिंह तोमर, श्राप है मेरा कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं जो तोमर परिवार को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया है और करेंगे, उनका पतन होना निश्चित है। आज का पॉडकास्ट बेहद साधारण नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित सोनी
आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो द पीएस शो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एपिसोड साधारण नहीं है, क्योंकि ये एपिसोड दरअसल कहानी है पैसों की। कहानी है पैसों के पीछे उस ताकत की, और ताकत के बाद उन आरोपों की दुनिया की, जहां एक नाम बार बार सामने आता है, वीरेंद्र सिंह तोमर। रायपुर की गलियों से उठी ये कहानी महज एक नाम नहीं बल्कि सवाल बनकर रह चुकी है, और सच कोई नहीं जान पाया है कि आखिर सूदखोरी के आरोप के बाद गिरफ्तारी के बाद जेल, और जेल के बाद अब जब बाहर आए हैं वीरेंद्र सिंह तोमर, तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पूरी कहानी है क्या। इसके पीछे की सच्चाई किसी को पता नहीं है, इसीलिए आज का एपिसोड बेहद खास है। और मैं बार बार कह रहा हूं, साधारण नहीं है। आज पूरी सच्चाई बयां करेंगे खुद वीरेंद्र सिंह तोमर। हम शो में उनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जेल से बाहर आप अब आए हैं, उसके बाद अभी कितनी परिस्थितियां बदली है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो है परिस्थितियाँ आपने जेल से ही शुरुआत करी है, जो कि शुरुआत कहीं और से हुई। जेल भेजने, उस पर आएंगे ज़रूर। जी जी। हाँ, तो जेल से आने के बाद में जब जेल से पहला कदम वापस इस धरती में पड़ा, खुले आसमान पर, तो सिर्फ एक ही खुशी हुई कि मुझे मेरे सच की जीत हो गई। जिन लोगों ने मेरे लिए, मेरे परिवार ने जिस प्रकार से मेरे लिए लड़ाई लड़ी, इन चुनौतियों के सामने में हमने घुटने नहीं टेके, हमने सर नहीं झुकाया, और उसकी जीत हुई। वो पहली मुझे प्रसन्नता हुई कि हाँ, आज हमारी जीत हुई, सच की जीत हुई। उन सारे मामलों में आपको बरी नहीं किया गया। 2013 के मामले में आपको बरी भी कर दिया गया है। जी। उसके बाद देखा गया कि आपकी पत्नी के साथ आप कंधे में हाथ रख के बड़े रिलैक्सेशन मोड में दिखे आप। सीधी सी बात है कि जब किसी के ऊपर झूठे आरोप जब लगते हैं, और जब उस आरोप से न्यायालय आपको मुक्त करता है, जब बरी करता है, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती कि तब भी हम सही थे, और आज हमें जो है रजिस्टर्ड जो है हमें प्रमाण पत्र दिया गया न्यायालय के द्वारा, जिस हम न्यायालय की बात करते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा भारत देश टिका हुआ है, उस ऐसे स्तंभ ने हमें बरी किया। तो उससे बड़ा रिलैक्स, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी पत्नी, जिसने हर समय उसने मेरा साथ दिया। वो जानती थी कि मैं सच हूँ, हम सच हैं, उसने मेरा साथ दिया। तो मेरी खुशी तो मेरे पत्नी के अलावा देखिए, मेरा पूरा ये कुनबा, जितने हमारे समाज के लोग हैं, 36 कौम के जो लोग हैं, सभी मेरे परिवार हैं। लेकिन मेरी महत्वपूर्ण भूमिका मेरी पत्नी ने जिस तरह से निभाया, मेरे बच्चों ने निभाया, तो मेरी पहली खुशी तो मेरी पत्नी को जाती है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ गई कि मैं चलूँगी इसमें आपके साथ में, मैं क्योंकि हर समय आपके साथ खड़ी हूँ, तो इस समय भी आपके साथ में कोर्ट में खड़ी रहूँगी। और वो बिल्कुल ढाल बनकर हर समय खड़ी रही, रानी लक्ष्मीबाई की तरह खड़ी रही, एक छत्राणी की तरह। छत्राणी ने अपना दिखाया कि जब तुम हमारा सब कुछ ले लोगे तो मेरा आत्मविश्वास नहीं ले सकते। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी पूरी स्टोरी, कि आप है कहाँ से, और छत्तीसगढ़ में आपका आना कब हुआ? देखिए, मैं भारत से हूँ, पहले तो मैं भारतीय हूँ। मुझे लगता है, मुझे गर्व है भारतीय होने पर। मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, इस संविधान को मानने वाला हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। फिर अगर आती कि आपका जन्म कहाँ हुआ, हम कहाँ के हैं विषय नहीं रखता, आपका जन्म कहाँ हुआ। सीधी सी बात है, हमारे सनातन धर्म में जन्म का बहुत महत्व माना जाता है। तो मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एमपी के रहने वाले थे। मेरे पिताजी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। मेरे पूर्वजों का जो जन्म था वो मध्य प्रदेश में हुआ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के खागा, एक छोटे से कस्बे में एक तहसील है खागा, वहीं पे एक छोटा सा एक गांव है जिस टेसाही कहा जाता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और पिताजी हमारे किसान थे। किसान के साथ साथ उनका दूध का व्यवसाय था। पिताजी कम अल्प आयु में उनको बीमारी हो गई। बीमारी क्या हुई, वो जब रायपुर आए
छत्तीसगढ़ हमारे पिताजी आए एक्चुअल में। हमारे पिताजी आए 19 में, 90 में। परिस्थितियाँ चूँकि किसान थे तो किसानों का आपने सुना ही होगा, एक गरीब किसान था तो हम भी गरीब किसान थे। पिताजी हमारे संघर्ष कर रहे थे, एक गरीब किसान थे हमारे पिताजी। पिताजी हमारे बहुत सीधे थे, बहुत मतलब तो उनको बोले हम उनके एक रिलेटिव रहते थे यहाँ पे, तो उनके माध्यम से वो रायपुर आ गए। यहाँ उन्होंने बहुत सारी नौकरियाँ की। उसके बाद में 46 की उम्र में वो उनका जो है स्वर्गवास हो गया उनका। अब देखिए, एक पिता का आप एक परिवार के ऊपर से साया छिन जाना। आदमी, हम बड़े थे घर के, हमारे साथ में हमारी 2 बहनें और एक भाई, रोहित सबसे छोटा भाई। तो जिम्मेदारियां काफ़ी थी, पिता की सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर में आ गई। संघर्ष की पराकाष्ठा थी, चुनौतियों की पराकाष्ठा थी। माँ का साथ था, माँ ने हरदम आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तेरे साथ हूँ। माँ ने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। और मेरे पिता ने जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो पिताजी ने मेरी माँ का ही हाथ पकड़ा कर मुझे बोला इनके मेरे पिता ने बोला कि माँ मरते समय उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा दिया, और आज तक मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। पानी ले और लीजिए। उनका आशीर्वाद मुझे क्या होता है, हम टूटने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन परिवार और जिम्मेदारियां जब आदमी के जीवन में आती हैं तो कहीं ना कहीं उसको भावनाओं में जुड़ जाता है। परिवार आपकी अकड़ से नहीं चलता, ईगो से नहीं चलता, भावनाओं से चलता है। हम भी भावनात्मक व्यक्ति हैं। फिर पिताजी यहीं थे छत्तीसगढ़ में जब उनका स्वर्गवास हुआ। सफ़र चलता रहा, बहुत सारे पड़ाव आए। मैंने जैसे कहा आपसे, संघर्ष की पराकाष्ठा चल रही थी। बचपना मैं युवाओं को बहुत पसंद करता हूँ। मेरी युवा बहुत बड़ी खोज है। युवा मेरे प्राण है। मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि आप जीवन में कुछ चाहते क्या हो, मैं चाहता हूँ मेरे युवा जो है ना आगे बढ़े। मेरा हरदम से ये रहा, क्योंकि मैंने युवा अवस्था देखी ही नहीं। युवा अवस्था में संघर्ष बहुत था, तो माँ का साथ रहा। इस देश के अंदर में, जैसा आपने कहा था, मैं इस देश के अंदर किसी भी स्थान में रहना मुझे नहीं लगता गुनाह है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरे परिवार का जन्म जो है, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, और मुझे लगता है हम जिस छत्तीसगढ़ के प्रदेश में रहते हैं, इसका भी जन्म मध्य प्रदेश से हुआ। इसका भी जन्म मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ही हुआ। मध्य प्रदेश का एक अंग है, ये रहा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसे जो है हमारे छत्तीसगढ़ को एक प्रदेश का दर्जा दिया गया, और हम उस प्रदेश में रहते हैं। सन 2000 में, हाँ, सन 2000 में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। और मैं तो ये भी बोलूँगा, छत्तीसगढ़ की माता जो है मध्य प्रदेश है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई। सूदखोरी का आरोप लगने से पहले आपके व्यवसाय की तरफ आते हैं। शुरू में पूरी जर्नी जानना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि आपके अंडे की दुकान थी, उसके बाद साम्राज्य फैल गया। उसकी शुरुआत आप बताइए। अंडे की दुकान होना ये अपराध है? ये तो युवाओं को सीखना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह तोमर जो अंडे की दुकान लगाकर, गुपचुप की दुकान लगाकर, ऑटो चलाकर, टैक्सी चलाकर, चाट लगाकर, ये लगा करके अपनी मेहनत से, इसके पीछे का संघर्ष भी जानो। मैं हर युवा को बोलना चाहूंगा, तुम जिस स्थान पे हो, जिस स्थान पे तो अपने आप को सफल मानते हो, अपने पीछे के संघर्ष को देखिए, तब वीरेंद्र सिंह तोमर ऊपर आप आरोप लगाइए, या तोमर बंधुओं, तोमर परिवार के ऊपर आरोप लगाइए। पहले पीछे के संघर्ष को आप देखिए कि आपने कभी संघर्ष किया है, और जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया वही मेरे ऊपर आरोप लगाएं। और हर व्यक्ति, हर युवा, हर उस व्यक्ति के पीछे में, चाहे वो छोटा व्यक्ति छोटे रूप में सफल हो, चाहे बड़े रूप में सफल हो, संघर्ष की पराकाष्ठा जरूर होगी उसके हिसाब से। उसी तरह से मेरे ही हिस्से में संघर्ष बहुत था। और यहां तक सब क्या है
किसी का बंगला बन जाना ये कोई सफलता का पैमाना है ये? नहीं, सवाल ये किया जा रहा है कि अंडे की दुकान से बंगले, गाड़ी, ये सब कैसे आया? बंगला से किसी को दिक्कत नहीं थी, ऑफिस से दिक्कत नहीं थी। तो भाई पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही बंगला था जो अवैध बना हुआ था, ऑफिस एक ही अवैध बना हुआ था, जिसको आप घुस करके एक कॉलोनी के अंदर तोड़ दिया। ये राजनीति थी, और राजनीति नहीं, इसे कूटनीति है। ये हमें समाप्त, हमारी मानसिक रूप से हमें समाप्त कर देने की रणनीति थी ये। हत्या का वो मामला था जिसमें आपको कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बारे में आप बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था? गोली बहुत बड़ी कहानी है, उसमें भी समय आने पे उसे बताया जाएगा, लेकिन वो भी एक षड्यंत्र था। भाई षड्यंत्र न होता तो क्या हमें कोर्ट बरी कर देता? इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? हमारे साथ में षड्यंत्र जो है ना, ये तब से चले आ रहे हैं जब हमने संघर्ष शुरू किया, और उसी के बीच में जब हमारी उपलब्धियां मिलने लग जाती हैं, तो उपलब्धियों से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बोलूँगा कि जो है तमंचों के छर्रे जैसे लोग, वो जो है नीचे गिराने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो उसमें भी षड्यंत्र किया गया, लेकिन षड्यंत्र का 13 साल बाद देखिए, सच जो है सच ही होता है। समय लग सकता है, लेकिन सच होता है, ये मैं जान गया, और मैं सच के साथ खड़ा हूं, जनता जानती है। कोर्ट ने कहा साक्ष्य का अभाव में आपको बरी किया गया है, तो क्या साक्ष्य उस समय मिला था पुलिस को? किस आधार पर आपके ऊपर में क्या कुछ हुआ था? पूरी स्टोरी आप अगर बताएंगे लोगों के सामने। देखिए क्या होता है कि साक्ष्य मिले होते तो हम बरी ना होते, और भी लोग हो सकते थे उसमें, लेकिन फंसाया हम ही को जाना था, कभी और कभी। अगर बता पाए कि हुआ क्या था, कैसे आपका नाम सामने आया? ईगरनेस है। कुछ एक विशेष जो है समुदाय के द्वारा जो है मेरे ऊपर हमला किया गया था, चाकू तलवार से हमला हुआ था। मेरी माँ थी साथ में, छोटा ब्रदर था, छोटा सा। आप 13 साल पहले जाइए, देखिए किस छोटा वाला ब्रदर था, छोटा सा बिल्कुल, उसके ऊपर चाकू तलवार से हमला किए गए। मेरे छाती पर तलवार डाल दी, 6 इंच छाती तक मेरे तलवार घुसी हुई थी। पीछे से पकड़कर हमला किया गया, 12 लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर हमला किया, और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें उसका मेरे ऊपर आप जो है सारा ठीक रहा, हमारे ऊपर फोड़ दिया। उसमें कभी आपने जांच नहीं, उस तरह से जांच नहीं की आप, कि जिस आदमी को इतनी चोट लगी हुई है वो कैसे किसी की हत्या कर सकता है? क्या मुद्दा था जिसके तहत लड़ाई हुई? हम अपनी फैमिली के साथ में अपने परिवार के यहाँ गए हुए थे, हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, वहाँ गए हुए थे। अब किसकी क्या प्लानिंग थी, हम जैसे गाड़ी से उतरे, पीछे से लोगों ने पकड़ लिया। मुद्दा तो पब्लिक बना लेती है, मुद्दा हम नहीं देते, मुद्दा पब्लिक बनाती है, हमारे पत्रकार भाई बनाते हैं। देखिए उसमें अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो उसके लिए कभी हम जो है और चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बड़ा ही गंभीर विषय था। वो गाड़ी से उतरते साथ 12 लोगों ने पकड़ लिया, 12 लोग पीछे से हमला करना चालू कर दिए। तो आदमी बचाव तो अपना करता ही है ना, बचाव करता है, बचाव हमने भी किया। बचाव का है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन सच होता है। और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और लगभग वो सफल भी हो रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब उन युवाओं को देखता हूं कि उनके साथ में छल किया जा रहा है, उनके जो है सम्मान को, उनकी जो ऊर्जा है उनको कहीं और लगाया जा रहा है। बड़ी तकलीफ होती है। आपका इशारा किसकी तरफ है? इशारा जो छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ीय राजनीति करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम सफल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, हाँ, कुछ ऐसे सेना वाले लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़िया बता करके राजनीति करना चाहते हैं। संभव नहीं है। आप किसी विशेष जाति और उसको लेकर के आप राजनीति नहीं, हर राज्य में है। अगर हम देखें तो क्षेत्रीय दल तो हर जगह है। दल होना गलत बात नहीं है।
जैसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के साथ साथ हर राज्य में ऐसी पार्टियां हैं बिल्कुल होना चाहिए। जो अपनी राजनीति कहीं ना कहीं क्षेत्रवादी के उसमें घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या गुनाह है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी जात समुदाय पर, किसी देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करना ये तो अपराध है, ये तो हत्या है। मैं समझता हूँ उसको, उनकी भावनाओं की हत्या, उनके जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें वो तो उनकी हत्या है। भाई कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी देवी देवताओं को मानता है, उनके बारे में आपको कौन सा अधिकार दिया किसी ने कि जो है उनके बारे में आप गलत बोलें? किसने अधिकार दिया आपको? छत्तीसगढ़ महतारी को कोई अगर मैं बोलता हूँ, मैं वीरेंद्र सिंह तोमर, मैं इस बात को वचन देता हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में कोई एक शब्द गलत बोलता हूँ, मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि हम उसका सर अलग कर सकते हैं धड़ से। छत्तीसगढ़ महतारी हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन दूसरे की देवी देवता भी हमारे लिए सब कुछ है, दूसरे की देवी देवता भी हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन ये शायद आरोप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पर आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खारुनदाई में आपने गंगा मैया की पूजा की और उसके बाद आपके साथ विवाद निश्चित रूप से खारून गंगा महाआरती 4 साल से होती आ रही, आप समझिएगा उसमें क्या अपराध हुआ। लोगों ने अलग अलग तरह से भ्रांतियां फैलाई, कैमरा लगा दिए गए, कैमरा इसलिए लगाया गया तुम वहां पे जो है ऐसी घटना करने को अंजाम देने को तैयार थे तुम, इसलिए कैमरा लगवाया गया था। पूरे क्यों नहीं शासन ने जांच करी कि खारून आरती में कितने पैसे कहां से आते हैं? आपने बोला ना क्यूआर कोड क्यों लगाया गया वहां पे? क्यूआर कोड की बात, क्यूआर कोड लगाए ना, उस जांच करें ना उसकी। क्यूआर कोड लगाया गया है, आदमी स्वच्छता साफ सुथरा काम करने के लिए क्यूआर कोड, क्यों बैंक में आदमी अकाउंट रखता है? क्यूआर कोड लगाना क्या गुनाह है? जितने भी आप देख लीजिए, आप वीरेंद्र सिंह तोमर का गुनाह हो गया क्यूआर कोड लगा देना। क्यूआर कोड में किसी को पकड़कर पैसा डलवाया जा रहा है। आखिर किस चीज के लिए पैसे डलवाए जा रहे थे? पैसा डलवाया ही नहीं जा रहा था, तो क्यूआर कोड इसलिए लगाया गया था। देखिए आप भी समझते हैं कि जब कोई धर्म का कार्य होता है तो वीरेंद्र सिंह तोमर के घर का कार्य नहीं है, वो एक जनमानस का कार्य है, एक सनातन धर्म का कार्य है, एक धर्म का कार्य है जिसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। 1 रुपये, मैं तो बोलता हूँ 1 रुपये लेता हूं मैंने उसकी कैंपेनिंग करवाई थी, 1 रुपये दीजिए आप। क्यों? क्योंकि आप जब किसी से जुड़ते हैं तो आप अगर आर्थिक रूप से भी जुड़ते हैं तो भावनाएं आपकी और प्रबल हो जाती हैं उस संस्था से, उस कार्य से। लाखों लोग, लाखों करोड़ों हजार रुपए ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहा है? कौन सा ऐसा धर्मावलंबी व्यक्ति है जो पैसे ना ले रहा हो? पहला काम वही करता, पैसा लेने काम करता है, बाद में बाकी चीज बताता, पहले पैसे लेता है। हमने तो पहले लगाया, अब पूछा जाएगा लगाया कहां से? बिल्कुल पूछा जाएगा लगाया कहां से? अरे भाई लगाया कैसे, हमने शुरुआत करी उसको देखो, उसकी शुरुआत तो देखो, कितनी निरी हालत में हमने उस गंगा घाट की हमने शुरुआत करी। वहां से छोटे छोटे पाटे लगा करके हमारे ब्राह्मणों ने बोला हम आपके साथ में हैं, हम देंगे 2 रुपये आपको, हम देंगे आप 10 रुपये आपको, आइए आप करिए, बहुत अच्छा कार्य है। शुरुआत वहां से हुई उसकी। नहीं, करना क्या चाह रहे थे? जैसे गंगा घाट में पाटे लगा करके जो जितनी भी पूजा अर्चना आपने करवा रहे थे, तो क्या गंगा आरती ही आपका उद्देश्य था, फिर क्या था उसमें? नहीं, पूरा खारून गंगा, हमने खारून को हटाया नहीं। खारून मैया हमारे लिए मैया है, ये गंगा मैया भी तुम्हारे लिए मैया है। खारून गंगा को दोनों को समाहित कर दें तो क्या बुराई है भाई? खारून गंगा हम बोल रहे हैं, खारून का नाम तो हटा नहीं रहे, हम छत्तीसगढ़ का नाम तो नहीं हटा रहे। आपत्ति ये थी कि खारूनदाई की आरती क्यों नहीं? अरे खारूनदाई की आरती, खारूनदाई ही है। खारून हम भाई मैया बोलते हैं, आप दैया बोलते हो, दाई बोलते हो, हम मैया बोल रहे हैं, अंतर ये है। अरे भैया या तो हमसे दाई ही बुलवा लो या तो आप मैया बोल लो, अंतर क्या? क्यों लड़ाई किस बात की? ये लड़ाई किस बात की? आप मतलब लड़ाई करके राजनीति करना चाहते हो आप? इस मुद्दे से आपको जानता कौन था? मैं तो जानता हूं। आपने वीरेंद्र सिंह तोमर पर राजनीति करी, आपको तो हमारा धन्यवाद देना चाहिए कि राजनीति आप राजनीति करने की जो कोशिश कर रहे थे ना, वो वीरेंद्र सिंह तोमर के दम पर कर रहे थे आप। और उसी मामले से शायद आप ज्यादा विवादित हो गए और उसके बाद में षड्यंत्र तो वहीं से शुरू हुआ। देखिए वही है, जब आप बात बोलते तो चीजें वहां से वहां उठकर कहीं और आ जाएंगी। षड्यंत्र इसके पहले शुरू हुआ, बता दूं मैं आपको। षड्यंत्र वहां से शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात। षड्यंत्र वहीं से चालू हुआ, गंगा आरती का विरोध करवाना। लेकिन उसके पहले का भी एक रहस्य है। हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ उत्तर भारतीय सम्मेलन करने जा रहे थे, जिसकी भनक शासन प्रशासन सबको लग गई। छत्तीसगढ़ उत्तर भारतीय सम्मेलन करने जा रहे थे, एक बृहद सम्मेलन हो जिसमें लाखों लाख लोग उस कार्यक्रम में होते, और मुझे पूरा विश्वास था मुझे कि लाखों लोग उस कार्यक्रम में पहुंचते और छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ता उसमें।
हमने कभी भी किसी भी कार्यक्रम में हमने कभी भी छत्तीसगढ़ से जुड़े लोगों का कभी जो है उनके साथ में हमने असम्मान की भावना से हमने कभी नहीं देखा उनको, ना हमने कभी कोई ऐसी कोई घटना करी कि जिससे जो है उनके उसमें कोई लांछन लगा सके। हमने हरदम छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने का कार्य किया और करते रहेंगे। ये सब तो चलता रहेगा, ये सब कुछ नहीं है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ये हमें गिराने की कोशिश करें, हम गिरने वाले नहीं हैं, हम तो और प्रबल होकर आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी राजनीति भी एक तरीके से आपने शुरुआत कर दी अपने तरीके से, उस तरीके को आप जो नाम दे दें, और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने पहले से ही छत्तीसगढ़ी आवाज से ही राजनीति की है। तो अपनी अपनी नहीं विचारधारा है, अपनी अपनी। हमने खान गंगा को लेकर राजनीति, उसमें राजनीति क्या है? उसमें लाखों, आप सर्वे करवा लीजिए, आप सर्वे करो, 2 सर्वे करवाइए आप, एक खान गंगा आरती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और करना कैसे चाहिए। बीरेंद्र सिंह तोमर का या खान गंगा महाआरती का नाम आएगा उसमें। खान गंगा महाआरती महादेव घाट जनसेवा समिति जो है ना, उसी का नाम आएगा आपको। आज वहां पे आरती हो रही, आज आप देख लीजिए 9 महीने हो रहे हैं जिस आरती को बंद कराया गया, उनका तेल खत्म हो गया क्या? जिन्होंने बंद करवाया था उनका तेल खत्म हो गया, उनके दिए का तेल खत्म हो गया, आरती बंद हो गई वहां पे। आज आप देखिए जाकर वहां क्या हाल हो गया है खारून नदी तट का। आज खारून नदी तट का आप हाल देखिए, फिर उसी तरह से बदतर स्थिति हो गई। हमने तो वहां पे हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, वहां पे लड़कियां बैठ करके नशा करते थे लोग, नशेड़ी वहां पे चारों तरफ फैले रहते थे उस महादेव घाट के पीछे वाले हिस्से में, जहां पे खारून तट का हम नाम देते, जिसको हम खारून दाई बोलने लग गए। इसके पहले आपने दाई नहीं बोला। आप कहां थे दाई बोलने वाले भाई? आप कहां थे बप्पा? तब आपने दाई नहीं बोला। जब खारून गंगा महाआरती बड़ा रूप लेने लग गई, बीरेंद्र सिंह तोमर की संस्था बड़ा रूप लेने लग गई, तो आपको लगा कि अब राजनीति चमकाने का समय आ गया है। चलिए पहुंचिए वहां पे, इनका विरोध करिए तुरंत चल करके। 100 लोगों 50 लोगों को ले लिया आपने, विरोध चालू कर दिया उसका। विरोध इस चीज का भी था कि वहां पर यूपी के पंडितों को बिठाया जा रहा था, जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पंडित। आप छत्तीसगढ़ और यूपी कैसे आप डिसाइड करोगे कि छत्तीसगढ़ का ब्राह्मण है, ये छत्तीसगढ़ का ये यूपी का ब्राह्मण है? कैसे डिसाइड करोगे आप? मैं उन सब छत्तीसगढ़ वासियों से पूछना चाहता हूं, आप डिसाइड कैसे करोगे छत्तीसगढ़ का ब्राह्मण है और ये यूपी का ब्राह्मण है? वही डिसाइड करें। ब्राह्मण के चेहरे में या कौन सा आप नूर देखोगे जब आप समझोगे कि ये छत्तीसगढ़ का ब्राह्मण है और ये यूपी का ब्राह्मण है? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी संतों की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणों की कमी नहीं है। यहाँ पे संत हुए संत पवन दीवान जी बहुत महान और बहुत बड़े संत थे, और ये जो आप वहां पर पार्टी में बिठाए थे सब यूपी के संत थे। और उनको यूपी का है, लेकिन गौरव किसका बढ़ाया उन्होंने? कहीं ना कहीं उनका नाम जो है छत्तीसगढ़ में लिया जाता, बड़ा सम्मान से लिया जाता होगा। गलत भ्रांतियां हैं, जहर घोलने का काम किया जा रहा है। और युवाओं को मैं खासकर बोलना चाहूंगा इस विषय में, युवा इनके बहकावे में ना आए। ये आपके साथ में जहर घोलकर आपको समाप्त करने का तरीका है, ये राजनीति करने का तरीका नहीं है। राजनीति आप निष्पक्षता से करिए, राजनीति आप विचारों से करिए, राजनीति आप सच्चाई से करिए, राजनीति आप जनसेवा करके करिए, राजनीति आप समाज सेवा करके करिए। राजनीति का मतलब वो होता है, आप किसी के धर्म समुदाय और किसी देवी देवताओं को गलत बोलकर राजनीति कर लोगे आप, हैं? वो दिन दूर नहीं जब हनुमान जी गदा चलाएंगे और तुम जैसे राजनेताओं का जो है नरसंहार करेंगे। हमारी कोई क्षमता नहीं है, क्षमता तो ईश्वर है। हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, बंजारी माई हैं, शीतला माई हैं, खारून माई हैं, महादेव भगवान हैं। हम उन्हीं के बस पर तो उछल कूद मचा रहे हैं। हमको कोई हरा नहीं सकता, डरा सकता है, हरा नहीं सकता। अपन उस जगह पर थे जहां पे आप बता रहे थे कि अंडे की दुकान से लेकर के आपने व्यवसाय किया, तो लोगों का क्वेश्चन भी है और जनमानस जानना भी चाहेगा कि उसके बाद से आपका व्यवसाय कैसे बदला। बंगले गाड़ियों की आपने बात कही, सोने की बात कही, तो ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं जिसमें आपको इतना सफलता मिली? इतना कितना मतलब जो भी आपके पास जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है। किसी घर में 700 ग्राम सोना होना, मुझे लगता है आपके यहाँ भी 700 ग्राम सोना होगा, क्योंकि आप पुराने यहाँ के, मुझे नहीं लगता कि आप पुराने ही होंगे, आप यहाँ के छत्तीसगढ़ के हैं तो पुराने आप गौंटिया ही होंगे, और गौंटियों के पास 700 ग्राम सोना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पास 700 ग्राम सोना पाया गया मेरे घर पे। 700 ग्राम सोना, 700 ग्राम सोना। मेरी माँ, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी बिटिया, तो ऐसे का 9 लोगों का संयुक्त परिवार, उसमें 700 ग्राम सोना का मिलना। जमीन का, मेरे बंगले का पेपर मिलना। शौक करना बुरी बात है क्या?
शौक जैसे किसी को शौक हो करने का, भाई हर व्यक्ति का होता है कि भाई हमारा एक सुंदर घर हो, सुंदर घर हो, यही सोचता ना। रोटी कपड़ा और मकान, अरे वही तो किया भाई, रोटी कपड़ा और मकान, मकान बना लिए, रोटी अच्छी खा रहे हैं, थोड़ा सा स्वस्थ रहने वाले आदमी हैं, थोड़ा सा जो है हेल्थ कॉन्शियस आदमी है तो थोड़ा अच्छा खाने का प्रयास करते हैं, रोटी कपड़ा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं। एक्चुअल में इतना इसी का है लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं। एक बड़ा कुनबा भी है जो हमारे लिए जो है, आप खुद देख लें। आज पूरे देश से अगर बीरेंद्र सिंह तोमर के लिए समर्थन आया है, पूरे देश एक समर्थन दिया है, तो कुछ तो हमने अच्छा किया होगा। और रही बात आपने कहा कहाँ से, अरे इतना संघर्ष करके एक मकान नहीं बना सकता आदमी, अच्छा पहन नहीं सकता आदमी। अच्छा, ये प्रश्न बीरेंद्र सिंह तोमर से आपने पूछा, मैं इसका उत्तर भी दे रहा हूँ। मैं आपको अपने सीए, मैं अपने सारे इनकम टैक्स के पेपर दिखा दूंगा कि मैं यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। जैसे कानून होता है उसी तरह से इनकम टैक्स भी होता है। अगर मैं कहीं गलत होता तो इनकम टैक्स क्यों कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं किया? ईडी ने मेरे ऊपर कार्रवाई की क्या? कोई ऐसी कार्रवाई हुई क्या जो विधायक के ऊपर हो रही? बड़े बड़े सत्ता विपक्ष उठा के लाखों लाख सोना मिल रहा है। पहले तो स्कूटी में चलते थे तुम, 5 साल पहले तुम स्कूटी में चलते थे ना भाई। आज तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर कहां से आई? मैं पूछूं तो जनता क्यों नहीं पूछ रही उनसे फॉर्च्यूनर कहां से आई? भाई 5 साल पहले तो तुम्हारी स्कूटी थी टूटी वाली, एक्सीलेटर का बार टूट गया, खुद ही लगाते थे। और अगर जो है उसके बाद फॉर्च्यूनर कहां से आई विधायक बनने के बाद, आपका किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद? तो भाई हिसाब पूछिए उनसे। उतना तो हमारे पास नहीं है भाई, हम विधायक बन के तो नहीं लिए कोई चीज को। तो मतलब इससे ये समग्र रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं करप्ट आप हो, बीरेंद्र सिंह तोमर नहीं। आप करप्शन आपने पैदा किया है, बीरेंद्र सिंह तोमर नहीं। कार्रवाई आपके ऊपर होती है, बीरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर वो कार्रवाई नहीं हुई कि जो है इनकम टैक्स छापा मार रहा और करोड़ों करोड़ों रुपए मिल गए हों, सोने की मूर्तियां मिल गई हों, सोने की ईंटें मिल गई हों। अरे हमारे परिवार की अंगूठी मिली छोटी छोटी, पत्नी का जो है मंगलसूत्र मिला, मंगलसूत्र भी उठा ले गए। पीड़ा होती है, कुछ नहीं, सिर्फ दिखा। पहले प्रक्षेपण बनाया गया छवि को खराब करने के लिए। पहले धावा बोलो घर में कुछ तो मिलेगा, मिल गया, सोना मिल गया, पिस्टल तो खुद ही ले जाकर रख दिए। झोला तो तुम भर के लाए थे ना, झोला तो तुम भर के लाए थे कि ये प्लांट करेंगे। प्लांट किया तुमने, पिक्चर बनाई बढ़िया, बोले पहले यहीं से धमाका करो। क्योंकि जो हमारी जनता है ना, जो अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं, उनको इससे दूर रखा गया, उनको वोट के लिए रखा गया, बस हो गया। तो उनको यही बताया गया कि देखो तुम्हारा ही पैसा है। अरे तुम्हारा पैसा बीरेंद्र सिंह तोमर के पास नहीं है, तुम्हारा पैसा उन विधायकों के पास में है, उन मंत्रियों के पास में है, उन फलानों के पास में है, और बहुत सारे नाम हैं जो बीरेंद्र सिंह तोमर से पैसा की वसूली करने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे केस में। अच्छा, ये भी हो रहा था? बिल्कुल हुआ है। एक कुनबा, बड़ा कुनबा भी लगा हुआ था, तुमको बख्श दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी हत्या नहीं करवाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, उसका पैसा लेंगे। तुमको तो मारने की, तुमको तो शूट साइट, तुमको तो मारना ही है। पूरा चिट्ठा तुम्हारा निकल गया, तुम्हारा लेटर निकल चुका है। तो उसके लिए कि तुमको मारे नहीं, तुम हमको पैसा दे दो। बताऊंगा आने वाले समय में, सब कुछ है मेरे पास। कितना मांगा गया था? 20 करोड़ रुपए। कहां से लाऊंगा भाई? मैं तो अपना, मैं एक बार मन में आया कि यार माथा टेक दिया जाए, बस इंसान है। जब बच्चों को देखते थे परेशानी, मेरी बेटियां रोती थी, जब मेरी पत्नी रोती थी, कैसे घुसे उस घर में, पत्नी कहाँ से पुलिस आ जाए। पुलिस वालों की दरिंदगी पराकाष्ठा हुई है, दरिंदगी की। कभी भी आया घर में घुस गए, दरिंदगी थी उनकी, दरिंद। ये शांति का टापू को जो है ना, कुछ लोगों ने बहुत ये तरीका नहीं है, सत्ता चलाने का तरीका ये नहीं है। देवी जी ने, दुर्गा ने आपको शक्ति दी है, शक्ति का जो है आपने दुरुपयोग किया है। ये शक्ति बहुत जल्दी छीनी जाएगी आपसे। एक चीज, और मेरा श्राप है, अभी तक आपने ब्राह्मण को श्राप देते देखा होगा, आपने ब्राह्मणों को श्राप देते देखो, एक क्षत्रिय आज श्राप देता है। मैं बीरेंद्र सिंह तोमर, श्राप है मेरा
कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं जो तोमर परिवार को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया है और करेंगे, उनका पतन होना निश्चित है। उनका पतन होगा, होके रहेगा, ये मेरा श्राप है। लेकिन वो सब ठीक है। मीडिया में जितनी भी चीज़ें सामने आई कि तोमर बंधु सूदखोरी कर रहे हैं, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा कि आप माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि सूदखोरी का पैमाना ऐसा कि 1 लाख रुपए दो और 20 लाख वसूलो। इसमें कितनी सच्चाई थी? अच्छा, केस पे केस होते गए, एक केस आया, लगातार केस हुए, लगातार केस हुए। केस तो मिले ही नहीं इनको। केस क्या था? पैसा देना। केस क्या है? हत्या किया हमने, बलात्कार किया, डकैती डाली, कोई संस्था बनाकर पैसा खा गए, या कोई ऐसा स्कैंडल किया? ऐसा कोई तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस हमारे ऊपर बना है। हमारे ऊपर केस बना पैसा देने का। ये हमारा अपराध है। पैसा देना हमारा अपराध है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मेरे को हमारे ऊपर अपराध लगाए गए वो पैसा देना, कि आपने पैसा दिए, अब पैसा आप मांगोगे तो आप अपराधी हो। अब दूसरे विषय में आते हैं कि पैसा 1 लाख रुपए दे करके कोई आदमी कितना दिया आपने कहा? 20 लाख 25 लाख ऐसे आरोप। जिस व्यक्ति की, बस कॉमन सी बात है, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपका एक अच्छा छत्तीसगढ़ में आपकी एक अलग प्रतिभा की निखर कर आई है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको पहली बार तो इस बीच में ही आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब बहुत ही प्रखरता से खबरों को दिखा रहे हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी संस्था को, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लेकर के 20 लाख रुपए देता है। जब उसकी क्षमता 20 लाख की थी तो 1 लाख रुपए हमसे लेने क्यों आया वो? उसकी क्षमता 20 लाख की थी तो हमसे जरूरत क्या पड़ी उसको भी 1 लाख रुपए लेने की? ये बहुत कॉमन सी बात है। मैं इसमें कोई सफाई देने की बात नहीं है मुझे। ये हर व्यक्ति सोचे इस बात पे, जो हमारे बारे में गलत कंटेंट लिखता है, बोलता है, वीडियो बनाता है, वो सोचे ना भाई कि कभी आपने आपकी क्षमता 1 लाख 10-20 लाख रुपए की है तो आप किसी से 1 लाख रुपए लेने जाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, प्रश्न मुझे करना नहीं चाहिए, प्रश्न करने आप बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि कभी आपका 20 लाख रुपए हो तो आप वीरेंद्र सिंह तोमर से या किसी व्यक्ति से आप 1 लाख रुपए लेने आओगे? बस हाँ नाम जवाब दे दीजिए बस। ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ये कहना था कई लोगों का कि हमारी जरूरत थी तब हम गए। वीडियो में कहते हुए नजर आया। अब उनकी पृष्ठभूमि पे कोई नहीं गया, जांच इतनी कोई नहीं किया कि आखिर वो क्यों गया, बात तो कैसे गया। तो जांच किए बिना आप क्यों हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो भाई? बात तो यही है ना। 2 चीजें हैं कि एक तो बाइश थी कार्रवाई तो बाइश थी। आपने कहा कि हम बैंक की तरह वसूली करते हैं। वसूली नहीं करते, बैंक की तरह हम बैंक हैं। रिकवरी जो भी हमको आपने सरकार ने ही लाइसेंस दिया हुआ है काम बैंक की तरह काम करने का, पैसा देने का लाइसेंस है हमारे पास में। लाइसेंस है हमारे पास में। आप जब बोले हम उसकी आपको भेज देंगे, हमारे पास लाइसेंस है उसका। हम वो काम कर रहे हैं। लोग हमसे पैसे लेने आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं। हम किसी घर थोड़ी जा रहे हैं पैसा देने के लिए। साहूकारी लाइसेंस है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली। बैंक उसी को तो भाई साहूकार कौन होता? हम सूदखोर नहीं, हम साहूकार हैं। हम सूदखोर नहीं, ये सूदखोर तो लोगों ने नाम दे दिया, लोगों ने बाइस्ट चलाया सूदखोर। अरे हमको वो भी उसमें भी आनंद आ रहा है। हम देखिए बता दें, जो लोग बोलते हैं ना हम आनंदित रहते हैं, बहुत आनंद वाले आदमी हैं। अब तो ऐसे भी कुछ बचा नहीं, अब आनंद के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। जो पैसे सब सरकार ले गई, जो सोना था पैसे सरकार ले गई। डकैती तो सरकार ने डाली हमारे ऊपर, हमारे घर में। डकैती किसने डाली? डकैत तो सरकार ने डलवाई हमारे ऊपर सुनियोजित तरीके से। हमारे घर में एक मैं बोलता हूं कि एक झापड़ किसी को मारने के बाद में आपके घर में डकैती डाल दी जाए, प्रशासन आपके यहाँ 100 पुलिस वाले भेज दे और आपके यहाँ जो आपके पत्नी का, आपके बच्चों का, आपकी छोटी छोटी अंगूठियां जो आपने सोना समेट कर रखा उसको उठा ले जाए, आपने जो 1 नंबर की प्रॉपर्टी रखी उसको उठा ले जाए, जो आपका 1 नंबर का पैसा उसको उठा ले जाए, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हथियार प्लांट कर दिए जाए। ये तो फिर तो भैया क्या कर सकते हैं, सरकार है भैया। हम तो बहुत छोटे, हम क्या हैं? हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं और वो दिखा भी आपको। सरकार किसी को चाहे निस्तो नाबूद करना तो करने की कोशिश करी। हमारे यहाँ डकैती, हमारे सोना उठा ले गए, हमारा पैसा उठा ले गए। कहीं कोई जांच में कहीं कुछ आया क्या गलत? आप क्यों नहीं दिखाए उस चीज को? ये सोना कहाँ से क्यों सोना जो है गलत तरीके से पाया गया था, ये पैसा ये गलत तरीके से पाया गया था, ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। आप हमारी गाड़ी उठा ले गए, हमारे नाम से जो हमारे यहाँ जो लोग आए थे, हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी थी जिनकी नाम से गाड़ी थी, वो आए थे, उनकी गाड़ी उठा ले गया। अरे कोई चोरी की गाड़ी मिली क्या? क्यों ले गए भाई उसको? क्या हमने सरकार का पैसा खाया था या हमने जनता का पैसा खाया था? हमने पैसा दिया था, ये हमारा गुनाह था, हमने पैसा दिया था। तो वो सारे जो पैसे थे वो 1 नंबर में थे, तो आप वापस लेने की प्रक्रिया चालू कर दी? एग्जैक्टली। लेने क्यों नहीं लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। और तब भी हम लेने की प्रक्रिया में मान लीजिए थे,
हम किसी का चेक बाउंस केस लगा, हम आपको एक केस बताएं, एक व्यक्ति है जिसने पैसा लिया, 5 साल से पैसे नहीं दिया, आया ही नहीं, भाग गया, हमने चेक लगा दिया उसका, हमने कंप्लेन कर दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वो सब चिट्ठा है हमारे पास में, सारा चिट्ठा है। और ये कोई सोच ले कि कोई बचेगा, ये कानून है, कानून का डंडा वीरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर अगर तुमने चलवाया है तो आने वाले समय में तुम तैयार रहना, अपनी पीठ को मजबूत रखना। मैंने तो झेल लिया, मेरे परिवार ने झेल लिया, अब तुम्हारी बारी है। कानून कानून है, ये भारत देश का संविधान और कानून हम मानते हैं और तुमको भी मनवाएंगे। कानून से ही लड़ेंगे बिल्कुल, या फिर 100% कानून से लड़ेंगे, 100% बिल्कुल। जैसे तुम सुनियोजित तरीके से लड़ रहे थे, हम कानून की शरण में जाकर सुनियोजित तरीके से लड़ेंगे। कानून का डंडा लगेगा और सबको लगेगा, जितने षड्यंत्रकारी हैं, जितने षड्यंत्रकारी इसमें, अगर किसी जितने भी वो ना सोचें कि हम सफल हो गए, सफल तो हम हुए हैं। हमें तुमने हमें मजबूत, हम इसी से बचते थे कि हमारी इज्जत, मान सम्मान, मेरा मान सम्मान, मेरा प्रतिष्ठा यार बची रहे। हम कभी किसी, हरदम हाथ जोड़े पैर छुए घूमते रहते थे, या समाज एक हो जाए, लोग एक हो जाए, धर्म का काम हो, धर्म का झंडा बुलंद रहे। लेकिन तुमने तो हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने। हाँ, साजिश थी हत्या करने की वीरेंद्र सिंह तोमर के लिए। ये आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, इसके पीछे की जो साजिश थी ना, वो हत्या की साजिश थी। इसके बारे में कोई जानता ही नहीं। आपकी? हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कैसे। मैं तो सरेंडर करने आ रहा था, इनको भनक लग गई, इनको भनक लग गई, सरेंडर करने आ रहा है। ये हमें चाहते थे क्या? हम तो सरेंडर करने आ रहे थे। उस समय हमें, इनको भनक लग गई कि सरेंडर करने आ रहा है। और जब मुझे अरेस्ट किया गया, तब अपने आकाओं से पूछा गया कि क्या करना है इसका। जब इनको पता चला कि इसकी हत्या कर दी है तो पूरा देश जलेगा, पूरा देश जला, और जला। थोड़ा सा हमने ही उसको संभाला, हमारे परिवार ने ही संभाला, नहीं पूरा देश जलता। तो हत्या की साजिश तो विफल हो गई। अब क्या किया जाए? बोले इसके मान सम्मान में चोट पहुंचाओ, इसको बेड़ी लगाओ और पूरे शहर में इसको जो है, इसके मान सम्मान को चूर चूर करो। मुझे मेरे ही शहर पर, पहले तो मुझे मेरे ही प्रदेश से मुझे भगाया गया षड्यंत्र रूप में। भागा नहीं मैं तो कानून के, और ये भागा नहीं है, मैं जिस कानून पर विश्वास करता हूं, जिस संविधान पर विश्वास करता हूं, मैं उसकी शरण में था। आज भी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, कोई शब्दों से हत्या करता है, कोई वीडियो बनाकर हत्या करता है, वो सब हत्यारे हैं। सफल नहीं हो पाए। हनुमान जी साथ थे मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरी बेटी 14 साल की बेटी मेरे साथ थी, मेरा बेटा साथ था, मेरी बहू मेरे साथ थी, मेरा समग्र परिवार मेरे साथ था। मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी मेरे साथ थे, मेरे कृष्ण जी मेरे साथ थे। हरा नहीं पाए। और एक, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से एक नाम ऐसा लेना चाहूंगा जो शासन में बैठा हुआ है, जिसने इस हत्या में समग्र रूप से सुनियोजित तरीके से मेरी हत्या का और मेरे परिवार के मान सम्मान को खत्म करने का प्रयास किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं इस छत्तीसगढ़ के, जिनको हम आदरणीय, जिनको हम लोगों ने, सनातन धर्म ने मिलकर के उनको उस पद पर बैठाया, हम सब ने मिलकर उनको पद में बैठाया, लेकिन आज वो हमारी हत्या की साजिश रच दिए, हमारे मान सम्मान के ऊपर खेल कर गए। बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, समझ में नहीं बिल्कुल आ है। विजय शर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं, गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं। क्या आपको ईश्वर ने राज करने का अवसर दिया, आपको राजा बनाया, तो इसीलिए बनाया था किसी की बहन बेटियों के साथ ऐसा करना चाहिए आपको? किसी की पत्नी के साथ में उसकी इज्जत तार तार कर दो, जेल में डाल दो। मेरी मां को जेल भेजते हो, मेरी पत्नी को जेल भेजते हो, मेरी बहू को जेल भेजते हो, मेरी बच्ची को डराते हो, किनारे बैठाकर तुम्हारा प्रशासन आता है और किनारे बैठाकर मेरे बेटे को, 10 साल के बेटे को तुम डराते हो। ये तुम्हारी राजनीति करने का तरीका है। 14 साल की बेटी जिसका तुमने उसे बदतमीजी से बात की, मेरी इज्जत को तार तार करने का तुम्हारे प्रशासन ने, शासन ने काम किया। मेरे पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ मेरे पास आत्मविश्वास बचा हुआ है। वो आक्रांता और तुम आक्रांता। एक आक्रांता वो थे जब जो है हमारे छत्राणियों के ऊपर हमला किए, और एक आक्रांता आप हो जो तोमर परिवार के बहन बेटियों के ऊपर में, बहुओं के ऊपर में, पत्नियों के ऊपर में, माँ के ऊपर में, छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर आपने हमला किया और मेरी हत्या की साजिश की आपने, हत्या कराने की साजिश रची। और उनके साथ में उनका दोस्त जिसको कोई नहीं जानता है। मैं बिल्कुल मैं होश हवास में इस बात को बोलना चाहता हूं
जानता सब हूं और आने वाले समय में और भी चिट्ठे खोलूंगा। मेरी हत्या कराना हो करा देंगे, मैं मर के ही चुप हो सकता हूं, या तो मुझे मार दो आप, और वो संभव नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरे हनुमान जी हैं, मेरे साथ मेरे राम जी हैं, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी दुर्गा मैया है, मेरे साथ मेरे कृष्ण जी हैं, मुझे मार नहीं सकते आप। और कभी कहीं धोखे से मार भी दिए। मेरे जितने दिन ये क्षत्रिय का जीवन 18 साल भी जी लिया तो बहुत जी लिया, मैं तो जी चुका हूं अपना जीवन, मैंने अपना जीवन जी लिया है। 18 साल के बाद मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दोस्त का भी नाम बताना चाहता हूं। बिल्कुल। और बोलते नहीं है जितने क्षत्रिय राजा हुए सबके पीछे एक गद्दार का हाथ होता है उसको हराने के लिए, और वही गद्दार का नाम लेना चाहूंगा, सत्य प्रकाश सिंह, जो उनका दोस्त है, जो उनका बहुत सारा काम देखता है। हम उस संघर्षशील कुनबे से आते हैं जहां महाराणा प्रताप हुए, जहां वीर शिवाजी हुए, जहां संभाजी हुए, जहां गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जहां शहीद वीर नारायण, छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह जी हुए। हम उनके सपूत हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने संघर्ष की पराकाष्ठा देखी, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ये है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी मेरे लिए ये संघर्ष मैं जीवन में कभी भी चाहूँगा। मैं अगर मुझसे ईश्वर पूछे तो कभी ऐसा किसी ऐसे बहन बेटियों, ऐसे परिवार, ऐसे समग्र परिवार के साथ में ऐसा कभी नहीं हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी ऐसे इस तरह से उसको षड्यंत्र षड्यंत्र का हिस्सा ना बनना पड़े। मेरे आत्मविश्वास से बढ़कर कोई नहीं है, और उसी की लड़ाई है। और मेरा आत्मविश्वास कभी ना डिगा है, ना डिगेगा, ना कभी डिगने दूंगा। सरनम में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। मैंने पूरा माथ जो है सिर्फ हनुमान जी के चरणों में रख दिया है। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, सारा चीज मेरे हनुमान जी के चरणों में है। मेरी पत्नी को जेल भेजा गया, मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया। एक बैंक होना, आप बैंक को भेजो, हम लाइसेंसी काम बैंक हैं। हमें अगर सूदखोर नाम से बुलाया जाता है तो हम लाइसेंस शुदा हैं। एक मिनट, मैंने पहली बार सुना कि आप लोग लाइसेंसी बैंक है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर आपने पैसा दिया भी तो आपने वसूली जो की वो किस तरह से की, वो गलत बताया जा रहा है। हमसे लोग पैसा लेने आते हैं, हम उनको तब पैसा देते हैं। जब जिसको नहीं देना होता है तो वो इस तरह के लांछन लगाता है। आप कभी किसी को पैसा देके देख लीजिए 10,000 रुपया, अगर आपको सीधे तरह से पैसा दे दे तो मान जाऊंगा मैं। आज की दुनिया में बैंकों से आप पैसा लेते हैं, बैंक आपको कितना प्रताड़ित करती है, हजारों ऐसे केस आपको मिल जाएंगे, लाखों केस ऐसे मिल जाएंगे। हमने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया। जिसको पैसा नहीं देना वो तो खुद बोलेगा प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे। कहते हैं रोहित तोमर की गलती वीरेंद्र सिंह तोमर को भारी पड़ गई। गलती तो बनाया गया, गलती बनाई गई। शिकार शिकार हम थे। वो जाल बन गया, उसको जाल की तरह प्रस्तुत करवाया गया। क्यों उसके पीछे लगे थे भाई? क्यों उसके पीछे लगे थे? उसने ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया था। मैं देखो उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैंने 4 महीने से उससे बात नहीं करी। आपको बता दूं, मैं आपको, मेरा भाई भी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो मैं उसका विरोध करूंगा। और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो अपने भाई का विरोध, अपने बेटे का विरोध करके आपको दिखाऊंगा। अगर मेरा भाई और मेरा बेटा गलत करेगा तो मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं दिखूंगा आपको। एक क्षत्रिय का वचन है आपको, अगर मेरा भाई गलत करेगा मैं उसके साथ नहीं कहूंगा। गलती है तो है, सच का साथ रहूंगा, सच के साथ रहूंगा। आपने इसके पहले भी उसके साथ गलत किया, उसके पहले भी गलत किया। उसको आपने मारा, उसको पुलिस वालों ने उसको थाने बंद करके मारा, उसके बाल कटवाए। कौन हथियार दिया भाई आपको? ये कानून है, आप कानून की बात करते हो। ये तो आपका दिखता है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। आप सर्वे करवा लीजिए, मैं बोलता हूं रोहित सोनी जी, आप एक अच्छे पत्रकारों में आपकी एक गिनती आती है, आप सर्वे करवाइए पूरे प्रदेश से कि वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ में क्या हुआ, इतना ही पूछवाइएगा तो आदमी, हर व्यक्ति यही बोलेगा, राजनीतिक शिकार वीरेंद्र सिंह तोमर। नहीं, मार्केट में ये तो बात है, करने का प्रयास, ये तो बात है कि वीरेंद्र सिंह तोमर, यही चर्चा है मार्केट में। हाँ। सर्वे कराने की भी जरूरत नहीं है, हमने भी सुना है हमारे लोगों ने कि रोहित तोमर ने गलतियां की और वीरेंद्र सिंह तोमर को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि 4 महीने आपने खुद ने बात नहीं की, कारण क्या था? हाँ, गलतियां उनकी थी। हाँ,
मैंने क्या बोला आपसे कि मैं अपने भाई के साथ भी नहीं खड़ा हूं अगर मेरा भाई अगर गलती करता है तो मैंने 4 महीने इसलिए उसको एहसास कराने के लिए तुम गलती मत करो, तुम गलती मत करो। ये बहुत शांति का टापू है ये छत्तीसगढ़। और एक चीज बता दूं, हम इस शांति के टापू को अशांत नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद तो कासा चोर हैं, खुद चोर हैं और दूसरे को चोर कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे जो है लोगों से क्या नाम से उनके जो गाड़ी कमाई थी उनको तो तुमने जो है निपटा दिया। आओ बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, ये बनाएंगे, भगवान बनाएंगे, और तुम जो है उन्हीं का कासा जो है खा गए। तो अपराध तो तुम किए हो इस छत्तीसगढ़ का, तुम्हें कभी छत्तीसगढ़ माफ नहीं करेगा। और बस कुछ समय है, कुछ समय की तुम्हारी ये पानी की बुलबुलें हैं, ये कभी सफल नहीं हो सकते। आप किसी भी समुदाय को नहीं छोड़ रहे हो। आप यूपी का भी बाहरी, बिहार का भी बाहरी, एमपी का भी बाहरी, सिंधी भी बाहरी, जैन भी बाहरी, गुजराती भी बाहरी, महाराष्ट्रियन भी बाहरी, उड़ीसा का भी बाहरी, तो सब बाहरी हो गए। इनके देवी देवताओं के साथ आप खुद सोचें अपराधी कौन है। अगर हम अपराध किए होते ना तो हम बाहर ना होते। अपराधी आप हो, आप अंदर हो, आप अंदर हो, आप अपराधी हो। यहां से हम यहीं से सिद्ध हो जाता है कि अपराधी कौन है। हमें अपराधी कहा गया, आओ माई के लाल में हिम्मत है तो आओ हमसे दो वो कर लो। अब हम बोलते हैं लेकिन हमारी वैसी नेचर नहीं है माई के लाल वाला, हमारा नेचर नहीं है कि आओ माई के लाल दो हाथ कर लें। वैसी राजनीति और ऐसा समाज सेवा करने का मेरा तरीका नहीं है। हम तो बोलते हैं आओ हमारे गले लगो, आओ हम आपके गले लग करके, आप अगर हमारे प्रेम से बोलने से और हम आपको गले लगाएं, उससे प्रेम बढ़े तो मैं चाहूँगा, मैं हरदम आपका पैर छू जाऊँगा। अगर शांति बना के रखना चाहते हो तो मैं तो पैर छूने का काम कर दूंगा। लेकिन अगर आप जो है आपके करने का तरीका गलत है, आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, आप बाहरी कर रहे हो। हाँ, मैं अगर मुझे बाहरी बोलते हो तो हाँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं जो पंजाब का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं जो है उड़ीसा का हूँ, मैं एमपी का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, ऐसे मैं झारखंड का हूँ। किसको आप जो है बोलोगे बाहरी हुआ? और आप कहाँ के हो? कितना आपका जो है जन्म कब हुआ? 40 साल पहले, 50 साल पहले, 25 साल पहले? आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। आप छत्तीसगढ़िया नहीं हो। आप एक्चुअल में गलत दिशा पे छत्तीसगढ़ में एक शांति के टापू को आप अशांत करने का प्रयास कर रहे हो। सफल नहीं हो सकते आप। ये युवा, ये जनता सब जानती है, बस थोड़ा सा क्लिक होने बाकी है, बस हो गया। आपने कहा कि मैं बाहर हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। हाँ। जमानत आपको 2013 मामले में मिली है, तो इन मामलों में आप बरी अभी तो है नहीं, तो अभी भी आप दायरे में है या फिर आप बरी होने का चांसेस उसमें है? देखिए, सारे केस क्वेस होंगे, ये केस चलेंगे ही नहीं, निराधार केस हैं। मुझे कहाँ से बिल मिली? आप लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट बोलता है पूरा देश दुनिया घूमो आप जा करके। आपको तो बोला गया ना पूरा देश घूमो। हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा, हमको यहीं रायपुर की निचली अदालत से हमको जमानत मिली। ये दर्शाता है कि हमारे केस में तथ्य नहीं थे, ये दर्शाता है कि हमारे केस में तथ्य नहीं थे। इस बात को नोट करें आप। और तुम्हें तो हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तुमको क्या बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला तुम्हारे बारे में, ये दर्शाता है जनता कहाँ है, देखे सुने समझे। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला, इसे पूरा देश घुमाओ, इसको हर प्रदेश घुमाओ, इसको ये बहुत उड़ता है, बहुत उड़ रहा है, देवी देवताओं के बारे में अनफंड बोल रहा है, किसी की भावनाओं के साथ में, किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ में, भावनाओं को आहत करके आप जो है सोचते हो राजनीति कर लूंगा। राजनीति करने का तरीका ये है नहीं। अमित बघेल को बोल रहे हैं आप? निश्चित रूप से देखिए मैं क्या है ना, मैं उनको कासा चोर के नाम से जानता हूं, मैं उनको नाम नहीं जानता हूं। लेकिन प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। प्रूफ ना हो, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्यों प्रूफ कैसे होगा? जब बीरेंद्र सिंह तोमर को ऊपर में आरोप, जब कोई चीज प्रूफ नहीं हुई है, हमारे पास कौन सा चीज प्रूफ हो गया है? हम तो बरी हो गए हैं 302 केस से। हमारे पास कौन सी चीज प्रूफ हो गई है? हम कौन से बड़े अपराधी हैं? हमको तो मर्डर जैसे केस से हमको बाइज्जत बरी किया गया है। और तुम तो लोगों की भावनाओं के हत्यारे हो। तुमने कासा चोरी की है, मान लो इस बात को, तुम कासा चोर हो, और जनता जानती है। अब पूछेगी, हिसाब लेगी, जनता ही हिसाब कर देगी।
जनता ही अपराध बोध करा देगी इनको। हर चीज़ का ये नहीं होता, हर चीज़ में आपको केस बनाकर ही अपराध बोध कराया जाए, आपके ऊपर FIR हो तभी आप अपराधी माने जाओगे। बिना जनता का जो जनता की जो न्यायालय है ना, एक न्यायालय जनता भी है, एक न्याय जनता भी करती है। तुम सफल नहीं हो सकते, यही न्याय है तुम्हारा। और तुम आज क्या सफल हो? ये तुम चुनाव लड़ो, तुमको 10 500 700 वोट मिले, तुम कौन हो? ये गलत तरीका है। अच्छा, अभी जितने भी केस आपके ऊपर है उसका आप बता सकते हैं ब्यौरा कि किन केसों में आपको नाम शामिल कराया गया है और उस केस में आपकी कितनी भूमिका है? कोई एक आध केस आप बता सकें तो। भूमिका, फिर से वही बता रहे, भूमिका किसी केस में हो जाना ये नहीं दर्शाता कि आप अपराधी हो। मैं उसी को चाह रहा हूं कि आप थोड़ा भाई, मैंने बताया ना आपको कि अगर मेरे ऊपर में जो अपराध, मैं आपको बता दूं जो अपराध अभी बनाया गया मेरे ऊपर में 308 308 एक्सटॉर्शन, मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन के केस है ना, सूदखोरी के केस नहीं है जो सूदखोर लोग बता रहे हैं। मेरे पर एक्सटॉर्शन केस है। और एक्सटॉर्शन हुआ कैसे? एक्सटॉर्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी से जबरदस्ती उसकी चीजों को छीन रहे हो। ना मैंने उसकी चीजों को, किसी की चीजों को छीना है, और ना मैंने अपनी चीजों को छीना है। मेरा पैसा लेकर तो साले जो है बेईमान हो गए लोग, और उसी जो बेईमान हो गए वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उसी आरोप में मेरी संलिप्तता बताई गई, उसी में हम जेल में थे। और कौन से आरोप हमारे पास? और कोई ऐसे आरोप तो नहीं। बनाया बढ़ा चढ़ाकर बहुत गया, ये फलाने, ये वो फलाने, दुनिया भर की बातें करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आपकी फोटोज़ वीडियोज़ नेताओं के साथ दिखती थी, आपका व्यवसाय भी था। अब समझ में नहीं आता था कि कौन से, मतलब सत्ता के करीबी आप रहे हैं, सरकार किसी की भी रहे, तब भी आपकी पीछे साजिश होना, आपके लिए साजिश होना, तो ऐसी कौन सी ताकत आपके पीछे लगी हुई थी? रोहित भाई, सोनी जी, जब आप के पास में एक विशेष राजनीतिक दल का वोट आपके पास में आ जाता है, आप वोट के मालिक बनने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा। मालिक बीरेंद्र सिंह तोमर 1 लाख वोट का मालिक था, है। आज तो ईश्वर ने कृपा कर दी है, आज तो स्थिति कुछ और है। पूरे देश का समर्थन है वीरेंद्र सिंह तोमर परिवार। आज हाथ लगा के देख ले, गलत नहीं करूंगा, सच के साथ रहूंगा। फिर से बोल रहा हूं, गलत नहीं करूंगा, गलत ना सोचता हूं, ना गलत मेरी विचारधारा में। जब आपका वोट आपके पास में किसी विशेष विपक्ष का वोट आपके हिस्से में आ जाता है, तो लोगों के कान खड़े होने चालू हो जाते हैं, राजनेताओं के खासकर, जो अपने आप को सत्ता में अपने आप को सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो जब या तो उनके सामने आप सर झुका दो। मुझे भी पिछले चुनाव में जो है प्रेफर दिया गया, पार्टी ज्वाइन करिए। मैंने कहा नहीं, मैं समाज सेवा कर, मेरे को आनंद आ रहा है। मुझे आनंद, जिस कार्य में आनंद आए मैं वो कार्य करना पसंद करता हूँ। मुझे गंगा आरती में आनंद आता था, आनंद आता है, आनंद के साथ करता था। मैं खुद स्वयं जाता था वहाँ पे, मैं राजनीति नहीं करता था। तो जब आपके पास में वोट आ जाते हैं, तो या तो आप दंडवत हो जाइए, किसी पार्टी विशेष के चरणबंधन में आ जाइए, चरणबंधन करने लग जाइए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप उनकी आंख की किरकिरी बन जाते हैं। समझिएगा, ये हर व्यक्ति के साथ होता है और ये होता आया है। उनकी आपकी या तो उनके दंडवत रहिए कि ये सब वोट आपके ही हैं, तो उनके चरणबंधन करिए। अगर आप अपना उसी पार्टी का विशेष जो है वोट आप अपनी तरफ प्रभावित कर लेते हैं, तो उनका तो जड़ें हिलने लग जाती है ना। तो वो जड़ें हिलने लग गई थी, तो उसका परिणाम ये है, या तो हम चरणबंधन कर लें उनका, या तो उनका पैर छूते रहें, भैया हम आपके साथ में हैं, हमसे नहीं हो पाया वो। या तो हमको राजनीति आती नहीं थी, अगर हमको राजनीति आती रहती तो हम वही कर लेते हैं, भैया चलो ठीक है। हम तो जो है एक समाज की आवाज़ बन रहे थे, समाज की जो है बातें जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, एक विचारधारा दे रहे थे समाज को। मीडिया में कई लोग आकर के अनाप शनाप बकने लगे, और आपके घर के सामने कुछ मीडिया वाले जा कर के वीडियोस बनाने लगे। तब फैमिली कितनी विचलित हुई, क्योंकि हम जब वहाँ पर गए थे तो आपके यहाँ जो पत्नी है और आपकी बेटी है वो
मंदिर में पूजा कर रही थी। तो वास्तव में क्या चीजें थी उसको आप बता पाएंगे? भाई आप जब गए तो क्या हम पूजा सुनियोजित तरीके से कर रहे थे क्या? आप समझिएगा, ये घर ही क्यों, वो शक्ति जो है ना, जिस पूजा की आप बात, वही शक्ति है जो मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बहू, स्वयं मैं, हम धर्म के अनुयायी ही हैं, धर्म को संपूर्ण रूप से मानते हैं, भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। वही आत्मविश्वास है जो आप साथ बैठे हैं और इतनी बड़ी, ये इतने बड़े षड्यंत्र से निकल करके जिंदा हैं। पूरा परिवार धार्मिक है। मेरी पत्नी तो जो है भाई, मैं एक चीज़ बताएं आपसे, मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं किसी से इस शब्द को कभी नहीं बोल, अपनी पत्नी से भी नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, संस्कार, हमारे परिवार में एक संस्कार अलग होते हैं, घूंघट प्रथा होती है। मेरा मन करता है मैं अपनी पत्नी का पैर छूं। मेरा मन करता है मैं अपनी पत्नी का पैर छूं। उसके पैरों में शक्ति है, उसका पैर छूने का मन करता है। मेरी बेटी का तो मैं पैर छूता ही हूं, अपनी माँ का तो छूता हूं, लेकिन पत्नी का ही पैर छूने का मन करता है। क्योंकि जैसी जिसकी पत्नी जो इतनी धर्म को अनुयायी हो, धर्म को मानने वाली हो। अच्छा बताइए, धर्म को न माने होते रानी सती, रानी हाड़ी, पद्मावती, जिनके देश उनको पूजता है, देश उनको पूजता है। रानी पद्मावती के बारे में आप देखिएगा, आप क्या थी वो, एक आक्रांता उनके यहाँ हमला कर देता है और उनकी राख नहीं पाता वो। हाँ, आप समझिएगा, देखा है मैंने। मैं अपनी पत्नी को एक छत्राणी की तरह देखता हूँ। अब मेरी पत्नी, धर्म अनुयायी पत्नी जो है, जिसने लड़ गई, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो बीरेंद्र सिंह तोमर की रानी थी, मैं तो ये कहता हूं। समझ रहे? तो बीरेंद्र, उसके अंदर वो शक्ति कहां से आई? वो शक्ति धर्म से आई, वो शक्ति पूजा से आई, वो शक्ति ध्यान साधना से आई। और साधना आज की थोड़ी है। आदमी सोचे कि हम कल बैठकर साधना कर लें और कल परसों हमारे शक्ति आ जाए। ये देखिए, संघर्ष, चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उससे लड़कर निकल जाना, इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा। आज आपके सामने बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा, पूरा परिवार आनंदित है और आनंदित रहेगा। हनुमान जी की कृपा है, बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी साक्षात झंडा लेकर बैठे हैं, ध्वजा लेकर बैठे हैं। जो आक्रांता आएगा उसका वध करेंगे, वो हनुमान जी करेंगे, उसका नरसंहार करेंगे, वो हनुमान जी करेंगे। तो ऐसी पत्नी का मेरे जीवन में होना, मैंने आपको जैसे कहा कि मैं उसका, मेरा अंदर से जब मैं उसके चरणों को देखता हूँ तो, लेकिन हाँ ये है कि आज की दुनिया में उसको बोले पत्नी का गुलाम बोला जाएगा, लेकिन नहीं, मैं अपनी पत्नी को पूजता हूँ, मैं अपनी माँ को पूजता हूँ, अपनी बेटी को पूजता हूँ। उनके चरणों को देखकर मेरे अंदर एक अलग सा तेज आता है, मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति आती है। तो मेरी पत्नी ने, आप ये देखिए कि इतनी बड़ी लड़ाई, एक विषय पूरा, जिसके पीछे पूरा शासन लग जाए, प्रशासन लगा दे भाई, वो तो भैया हम उनके आगे तो हमको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। सब कुछ उनके पास में है, सारा तंत्र है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगा, रुझान आना चालू हो गए हैं बीरेंद्र सिंह तोमर बंधुओं की सफलता के। और रुझान क्या है? 2013 के मुकदमे में बाइज्जत बरी हो जाना, ये रुझान है। इसको हल्के मत आकिए, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। न्याय का, और ये पूरे देश में और प्रदेश में न्याय का स्तंभ गाड़ा गया है। न्यायालय ने बताया है कि नहीं, तुम गलत नहीं हो। दूसरा रुझान मैं आपको बताता हूं, मेरी बेटी का ऐसे विकट चुनौतियों भरे समय में, ऐसी विकट परिस्थितियों में, तो सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई में 94% आ जाना, ये भी एक रुझान है कि जिस घर की बच्चियां, 14 साल की बच्चियां जो है डिगती नहीं, उनका आत्मविश्वास प्रबल है, वह हमें क्या डिगाएंगे? इनकी बच्चियां, 14 साल की बच्चियां, इससे तो मजबूत हुए हैं। और इससे यह भी पता चला है कि देश में हमारा जो सिस्टम है, हमारा प्रदेश में और देश में जो हमारा सिस्टम है, कितना लचर है और कितना सुनियोजित तरीके से किसी को फंसाकर उसे राजनीतिक हत्या का रूप दिया जाता है। इसे प्रदेश में बहुत सारे कांड हुए हैं। वह लड़ाई अब
इससे हमें देखिए आपने हम मुझे ये चीज़ सीख भी मिली है कि ये लड़ाई सिर्फ बीरेंद्र सिंह तोमर परिवार की नहीं है। ये लड़ाई समग्र पूरे छत्तीसगढ़ के उन लोगों की है जिनके साथ में ऐसी घटनाएं की जाती हैं, जिनको ऐसे षड्यंत्र करके फंसाया जाता है, जिनको ऐसे षड्यंत्र करके रोडों में घुमाया जाता है उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए। उनके घरों को तोड़ा जाता है, जिनके घर के जो है घर के नक्शा हो उसके बाद भी उसको तोड़ दिया जाए। उनके लिए यह तोमर परिवार एक मिसाल बनेगा। उनकी जब उनके ऊपर ऐसी कोई बात आएगी तो ये बीरेंद्र सिंह तोमर और करणी सेना परिवार, छत्तीसगढ़ करणी सेना, जिसके संस्थापक हमारे राज शेखावत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज शेखावत जी, जिन्होंने बिगुल फूंक दिया पूरे देश के अंदर तोमर परिवार को लेकर के और करणी सेना को लेकर के। जब वो यहाँ पर आए छत्तीसगढ़ में, हाँ, उन्होंने बवाल तो बहुत काटा, थाने के सामने आपके लिए समर्थन की बात कही और उनके ऊपर भी एफआईआर हुई क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें विवादास्पद भी कह गए विजय शर्मा जी के लिए। नहीं, उन्होंने सही तो कहा। ये नहीं लगा कि उनकी क्या दबंगाई इस तरह से छत्तीसगढ़ में आकर के दबंगाई दिखाना? दबंगाई नहीं है, ये अधिकारों की तो विचारधारा और अधिकारों की लड़ाई थी। दबंगाई तो आप कर रहे थे, दबंग तो आप है भाई, दबंगाई तो आपने करी। आपने अपने तंत्र का जो है गलत इस्तेमाल किया हमारे साथ में, दबंगाई और हमारे साथ में आपने जो है आतंकवाद जैसा बिहेव किया, हमारी इज्जत को तार तार करने का आपका काम। हम दबंगाई कहाँ की? दबंगाई होती तो क्या मैं आपको लगता है कि पूरा देश आहत था उस समय और आक्रोशित भी था? अगर आप सही थे और आपको डर नहीं था तो आपने परमिशन क्यों नहीं दी? हमारे परिवार को जो आंदोलन खड़ा किया गया राज शेखावत जी के नेतृत्व में, डॉक्टर राज शेखावत जी के नेतृत्व में करणी सेना जो आंदोलन खड़ा किया, हमारे संगठन जो आंदोलन खड़ा किया, हमारे परिवार ने मिलकर जो आंदोलन खड़ा किया, आपने परमिशन क्यों नहीं दी? मतलब आपको डर था? आंदोलन को कुचलने के लिए आप क्या क्या प्रयास नहीं किए? आपने परमिशन नहीं दी, आपने हमारे लोगों को अंदर किया, आपने हमारी पत्नी की बिल खारिज करवाने का प्रयास किया कि जो बिल हुई थी उसको 14 दिन में बिल मिली। केस होता तो आपका केस तो कहीं टिका ही नहीं। आप किस केस की बात करते हैं जिसमें हमारी पत्नी, हमारी बहू को जेल भेजा गया, हमारे स्टाफ को जेल भेजा 14 दिन में, 7 दिन में बिल हुई। आप उस केस की बात करते हैं, उस केस में क्या होगा? तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए कौन सा ऐसा षड्यंत्र इन लोगों ने नहीं किया? क्यों नहीं? आपको अगर इतना गुरूर था और इतना आपको था कि हम सही कर रहे हैं तो आप परमिशन देते? आपको दिख जाता कि पूरे देश का छत्र एक जगह आपको छत्तीसगढ़ के अंदर में दिखता, और दिखा। मीडिया कुछ भी दिखाए, हम जानते हैं कि हजारों की संख्या में जो बाहर आउटर में जो है आपने फोर्स लगा करके जो हमारे लोगों को रोका, वो दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं आपको पता चल गया था कि आपने गलत कर दिया है। अब इसको कैसे संभाला जाए तो आप संभालने का प्रयास कर रहे थे, कुछ बचा नहीं था। अगर आपके पास में जो है और हमारे खिलाफ कुछ मिलता तो आप हमको छोड़ते? आपने तो हमारे खिलाफ हत्या की साजिश हमारे खिलाफ में रची ही ली थी। इन सब के बीच में जब आप जेल में थे तो जेल में आपका पहला दिन कैसा था, पहली रात कैसी थी? देखिए, जेल की बात करें तो जेल तो एक से एक महापुरुष गए हैं, तो उनसे प्रेरणा मुझे, उनके जो संघर्षों से प्रेरणा मैं वहाँ कुछ। पहली रात की अगर आप बात कर रहे हैं तो पहली रात तो ऐसा है कि मन में बहुत सारे विचार थे। चूंकि उसी दिन हमारे समाज के, हमारे संगठन के, साथ ही साथ परिवार बड़ी संख्या में जब मुझे छोड़ने गए जेल, तो एक मेरे अंदर आत्मबल जो है ना बहुत चरम सीमा पे था कि नहीं, तुम सच हो तभी तुम्हारे पीछे हजारों लोग आए हुए हैं आज तुम्हें जेल छोड़ने के लिए। लोगों को लेने जाते हैं जेल से। हमारी विकट परिस्थिति में जब आदमी अंदर जा रहा था तब हमको छोड़ने गए थे कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, आप वहाँ रहो, हम यहाँ सब संभाल रहे हैं। तो मुझे अंदर अंदर शक्ति भी मिल रही थी। देखिए मैं कभी भी जब ईश्वर को जपना नहीं भूला। मैं वो शक्ति मुझे उस रात को भी मिलती रही, बड़ी गहरी नींद, और उस नींद में मेरी जीत का जश्न वो चल रहा था। हाँ, लेकिन जो
जो षड्यंत्रकारी थे वहां तक मुझे छोड़े नहीं। ये नहीं था कि मैं वहां सुकून से हूं तो मुझे सुकून से रहने दिया गया हो। बर्ताव कैसा था वहां पर? निश्चित रूप से कि इनको सोने ना दिया जाए, इनको जो है अच्छे से खाने ना दिया जाए, इनको अच्छे बैरक में ना रखा जाए, इनके साथ में वो हो, ये शांति से ना रहने पाए, क्योंकि इसकी हेकड़ी निकाल देनी, राजनीति का राह ना जानने पाए। ये राजनीति भूल जाना चाहिए। राजनीति करने आया था, जो कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, मैं सामाजिक व्यक्ति था। तो प्रयास तो बहुत किया गया, लेकिन देखिए वही है, ईश्वर की भक्ति के आगे, हनुमान जी की शक्ति के आगे सब नतमस्तक है। धीरे धीरे वहां भी थोड़ी थोड़ी समाज सेवा चल रही थी, वहां भी लोगों के लिए हित का कार्य करने चालू कर दिए। देखो जहां भी रहेंगे काम तो करेंगे हित का ही। जैसे फूल, गुलाब के फूल का काम है खुशबू देना, चंदन का काम है खुशबू देना, माथे में चमकना, उसी प्रकार से हमारा कार्य है समाज और धर्म के लिए कार्य करना। वो वहाँ भी चालू था। लोगों को, जो लोग जो है निरीह हालत में थे, वो निराश्रित थे, जिनका कोई नहीं था, जो फांसी के मतलब आत्महत्या करने की सोच रहे थे, उनको आत्मबल देने का कार्य करना चालू कर दिए। वहाँ भी 3 महीने जो लोगों को मोटिवेट किए, यार हमारे साथ पूरा को एक षड्यंत्र किया जा सकता है, तुम तो कुछ भी नहीं, सब छूटोगे, टेंशन मत लो। और एक चीज़ बता दो जेल के अंदर का, ये जिनकी बात करते हैं लोग, छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की महतारी के लाल ऐसे लोग वहाँ पे अंदर हैं जिन्होंने कभी उस अपराध से उनका कोई नाता नहीं था। उनके माँ बच्चे बिलख रहे हैं, उनका कोई नाता नहीं था। वो तो एक्सीडेंटल शिकार हैं, अपराधी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अपराध नहीं है। अब वो लोग कहेंगे अपराध नहीं, तो तुम अपराध बढ़ा दिए आकर के। अपराध हमने न बढ़ाया ना, छत्तीसगढ़ में अपराध था। आज जो है राजनीति करके अपराध को बढ़ाया जा रहा है। तो वहां भी हम बहुत सारे लोगों को मैंने वहां से छुड़वाया। निकले तो जिनका पट्टा नहीं लगाने का वो था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों के कारण जेल के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, जेल आना पड़ गया उनको मनोबल बढ़ाया उनका, उनसे भी कुछ सीखे। वहाँ भी लोग हैं, सीख तो आप हर जगह, आपके सीखने को कौन रोक सकता है। और जेल के अंदर तो और अच्छे सीखता आदमी। क्या अनुभव मिला वहाँ पर रहने के बाद? कुछ बदलाव? हाँ, बदलाव, बिल्कुल बदलाव है। एक जेल में आपको अनुशासन सिखाता है। जेल आपको अनुशासन सिखाता है, अनुशासित होकर कार्य करना, ध्यान देकर कार्य करना। जेल आपको क्या बोलना चाहिए उसको, जो चीज़ आपके पास ना हो, कोई चीज़ का ना होना आपके पास में, कैसे सर्वाइव करें, अभाव में होना। आपको 2 रोटी मिलेगी, बोला गया कि भाई वीरेंद्र सिंह तोमर को 2 रोटी देना खाने के लिए, तो 2 रोटी में अपने आप को कैसे जीवित रखना। कैसे होता था वहाँ पे आपके साथ खाना पीना का पूरा शेड्यूल? कैसे होता था? हाँ भाई, जैसे मान लीजिए हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो भाई क्या बताएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो है, क्योंकि ऊपर से आदेश था, ऊपर की आकाओं का आदेश था। हो सकता है कि उस जेल के मंत्री जी का आदेश रहा हो, जेल मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है, जो हमारी वहाँ भी बहुत कुछ करवाया जा सकता था। लेकिन हाँ, एक बड़ा वर्ग भी मेरे साथ में वहाँ मेरी मदद कर रहा था। नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो चाहे सिस्टम में बैठा हो चाहे नॉन सिस्टम में हो। मेरा सवाल था भी कि कोई नेता आपसे मिलने आते थे क्या जेल में? नहीं, जो मिलने कहाँ दिया जाता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी को मिलने आए, उनको मिलने नहीं दिया गया। वो बेचारे वहाँ बैठे रहे, 3 घंटे बैठे रहे, उनकी फ़ोटो ले ली गई, उनको जो है उनका आधार कार्ड ले लिया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया हमसे। मिलने के लिए तो मजबूरी थी कि मेरी पत्नी को मिलने देना है, इनकी मजबूरी थी, तो मेरी पत्नी मिलती थी, मेरी बेटी को मिलने दिया जाता था। मेरे वकीलों से भी मिलने के लिए गुरेज था इनको, मेरे वकील भी ना मिलने पाए। कई बार ऐसा होता था कि जो है वकील मुलाकात में मेरा नाम काट दिया जाता था। लेकिन तुम नाम काट सकते हो, तुम मुझे परेशान कर सकते हो, तुम मेरे आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकते। मेरी शरीर को मार सकते हो, मेरे शरीर में बेड़ियां लगाकर तुम मुझे पूरे शहर को घुमा सकते हो, पूरे नगर घुमा सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को तुम नहीं मार सकते। मेरी आत्मा, और वही आत्मा मेरी आत्मशक्ति है, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते, वही मेरी शक्ति है। तो यातनाएं, तो यातनाओं की परख है। जब बाहर में आपको ये यातनाएं दिख रही तो अंदर में मुझे कितना यातनाएं दी गई होंगी। जब दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने मुझे यातनाएं दी गई,
तो वहां तो कोई देख नहीं रहा है, तो वहां तो बहुत प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया होगा। लेकिन हनुमान जी मेरे साथ थे, फिर से बोल रहा हूं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। सारा चीज उन्हीं के चरणों में है और वही पार लगा दिए। उस समय परिवार किस स्थिति में था? आपकी पत्नी, आपकी बेटी, क्या वो भी जेल में आते थे मिलने के लिए? निश्चित बेटी भी आते आती थे थी? और वो साफ साफ कहते थे। मैंने बेटियों को बोला, तो मैंने बेटा तुम पढ़ाई में ध्यान दो, हम्म। और वो बोलती थी बेटा पिताजी आप चिंता मत करो, आप सच हो, हम जीतेंगे। मेरी बेटी 14 साल की बेटी, पिताजी हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मेरी पत्नी बोलती तुम चिंता क्यों करते हो, हम सब साथ में हैं। और एक एक बेटी एक बेटा है, हम आपके साथ में हैं, हम पूरा परिवार साथ में। और हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा प्रदेश का एक बड़ा वर्ग आपके साथ में है, जो इस बात को जान रहा है कि आपके साथ में राजनीति हो रही है, आपके साथ राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, आपको राजनीतिक रूप से आपकी हत्या करने की साजिश की गई है, और पूरा देश जान रहा है। और देश आक्रोशित है, देश आक्रोशित। आप देखें, वीडियो देखें, जेल के जब हमको छोड़ने गए कितने आक्रोश में थे लोग। उसको संभाला गया है, मेरी पत्नी ने संभाला है कि देश का और प्रदेश का माहौल ना बिगड़ने पाए हमारे वजह से। हम इस छत्तीसगढ़ के शांति के टापू को हम कभी नहीं चाहते यहाँ पे अशांति फैले, लेकिन कुछ बताया ना मैंने, कुछ तमंचे के छर्रे हैं ना, वो यही चाहते हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनके वो जब जो है छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का कार्य करेंगे, वीरेंद्र सिंह तोमर, और वीरेंद्र सिंह तोमर करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मैं ये बात को बिल्कुल संकल्पित होकर बोल रहा हूं कि जहां जहां छत्तीसगढ़ को अशांत करने का प्रयास किया जाएगा, यहां जहर घोलने का कार्य किया जाएगा, वहां वीरेंद्र सिंह तोमर का परिवार और छत्तीसगढ़ करणी सेना, डॉक्टर राज शेखावत, वो भले यहाँ ना हो, लेकिन मैं उनका छोटा भाई और उनका पदाधिकारी होने के नाते मैं इस बात को संकल्पित होकर बोलता हूं कि हमारा संगठन उस हर जगह आपको दिखेगा। क्या आप अब राजनीति में पक्के तौर पे अब सामने आ रहे हैं? पक्का कच्चा कुछ नहीं होता है, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरा पैसा सोना सब ले लिए आप, गाड़ी घोड़ा सब ले लिए, अब मेरा विकल्प क्या है? अब कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो जो विकल्प सामने आएगा उसी विकल्प में आगे बढ़ जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये है, इस चुनौती भरे समय में, इस संघर्ष से एक चीज सीखने को मिली। जब मैं अपने आप को राजनीति से दूर करने, मुझे कई बार प्रयास किया गया कि आप इस पार्टी में, हमारे पार्टी में आइए। मैं अपने आप को नहीं काबिल नहीं समझता, हो सकता है, या हो सकता है मैं उस दलदल में नहीं जाना चाहता था। उस दलदल का शिकार मुझे होना पड़ गया। अब यह हो गया है कि उस दलदल में नहीं जाओगे तो बाकी लोग, जो करोड़ों की संख्या है, लाखों की संख्या लोग हैं जिनको इस तरह से राजनीतिक हत्या उनकी की जा रही है, जिनके साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खेला जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अनाचार किया जा रहा है, आपका शासन प्रशासन अनाचार करता है। आप एक दरिंदे को दरिंदगी तो दिखाते हो, लेकिन जो आपके सिस्टम में बैठे हुए दरिंदे हैं उनको कौन दिखाएगा? उनको बेनकाब करणी सेना और हम सब मिलकर करेंगे। और जनता सब जानती, मैं फिर से बोल रहा हूं, जनता को तो जो है बताना है कि फलाना यहां है और फलाना ये कर रहा है। कोई पार्टी से ऑफर आया? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आइए। अभी ऐसी कोई सोच नहीं रखे हैं, देखते हैं सामने विकल्प जो रहेगा उससे देखते हैं, जहां पे हमारी विचारधारा भी मिलनी चाहिए। भाई, जो व्यक्ति प्रदेश, समाज, धर्म के लिए जिस विचारधारा अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, विचार किया जाएगा उसमें। रायपुर में ये चर्चा है कि मिरर छत्तीसगढ़ ने बार बार आपको दिखाया, पीछे पड़ गई थे वो आपके। कौन है ये? है कौन? मैं पत्रकारों को जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि आप एक पत्रकार हैं और उसको ऐसे कभी इन्फ्लुएंसर लोगों को आप पत्रकार मानते होंगे। तो पत्रकारों की आप मुझसे बात करिए, जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को मैं बहुत सम्मान करता हूं। पत्रकार क्योंकि वही एक आधारशिला है, जब हम हमारी हो चाहे किसी की सच्चाई दिखाने का पत्रकार ही कार्य करता है। तो मैं उसको पत्रकार नहीं मानता, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। पहले के लुक में और आपके आज के लुक में, मतलब जब आपको ले जाया जा रहा था, आज फिर से वही लुक जो पहले आप जैसे दिखते थे? नहीं, वो लुक भी बहुत अच्छा लगा मुझे। उस लुक को लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो मन करता कि बनियान फाड़ूं और पहुंच जाऊं फिर से। हाँ,
अरे वो तो क्या है, सब नंगे आए हैं, हमारे तो बनियान थी। प्रयास खूब किया गया, कौन नंगा नहीं आया, सारी दुनिया नंगी है। ये चोला पहन लेने से कपड़ा नहीं कहलाता, आप अंदर से क्या हो ये महत्वपूर्ण है। मैं अंदर से सच हूं, सच्चा हूं, मैं इस बात को जानता हूं, मेरी सोच अच्छी है, मेरी विचारधारा अच्छी है और मैं उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। और लोग मुझे मार भी देंगे ना, जो प्लानिंग कर रहे होंगे, तो मैं एक ऐसी विचारधारा छोड़ के जाऊंगा जो विचारधारा जीवन अंतराल कार्य करेगी। जीवन में आदमी, हर व्यक्ति जब जिंदा आता है दुनिया में तो मरने के लिए ही आता है, उसका जन्म ही मरने के लिए होता है। कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोग, हम तो सिर्फ जो है कुछ ऐसा करके जाना है और मर करते बने तो भी स्वीकार है। आज जो है हमने पूरे देश, प्रदेश और देश में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ढाणी ढाणी हमने दौरे किए 18 सालों के उसमें कार्यकाल में, जो हम संगठन में आए तो। लेकिन उसका प्रतिफल हमको मिला, पूरा समाज हमारा संगठन एक होकर हमारे लिए खड़ा हुआ, पूरे देश से हमको समर्थन आया, पूरे प्रदेश से लोग हमारे लिए खड़े हुए। अरे मैं बोलता हूं आज सोशल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। डिजिटल में अगर करोड़ों लोगों ने समर्थन किया है तो मेरी जीत है वो। और आज अगर आपको लोग कहें कि आपको जीवन को नई शुरुआत देने का मौका मिला है, हाँ, तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? बदलने के लिए सिर्फ सच है। अगर कुछ कमियां आपके अंदर में रही हों तो आप झांकिए अंदर में और झांक करके सच को लेकर के आगे बढ़िए। यही बदलाव है कि शांत होकर के, प्लानिंग के साथ में, बहुत ही अनुशासित होकर के आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जो लोग आपको सूदखोर के नाम से बुलाते थे और आपने भी बताया एक्सटॉर्शन वाली बात, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जवाब यही है, जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम बैंक हैं, हम लाइसेंसी साहूकार हैं। हमें छत्तीसगढ़ के सिस्टम ने, शासन ने, प्रशासन ने हमें लाइसेंस दिया हुआ है कि आप साहूकारी का कार्य कर सकते हैं। वैसे तो मैं करता नहीं था, लेकिन मेरे पास में उसका लाइसेंस है। मैं साहूकार हूं, मैं एक बैंक हूं। अच्छा, आप वो काम किए ही नहीं करते थे? हाँ, मैं नहीं करता था, जो भी था तो यही है। दूसरा, हाँ ठीक बात। मेरा भतीजा करता था उस कार्य को और लाइसेंस सहित करता था उसे। मैंने कभी किसी से 1 रुपया ना लिया ना कभी दिया। ये तो आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया आपको कि हाँ भाई इस तरह से हम सच, हमारा भतीजा भी है तो सच है ये। तो हम साहूकार हैं, हम लाइसेंस होल्डर हैं, सरकार ने ही हमें लाइसेंस दिया हुआ है। और हमारे ऊपर जो बनाया गया, हमने किसी की, दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे का पैसा या दूसरे का सोना हमने एक्सटॉर्शन करके नहीं लिया। अगर हमने मांगा भी तो अपने पैसे को मांगा, वो एक्सटॉर्शन कहाँ से कहलाएगा? एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि आप किसी को, राह चलते व्यक्ति को, उससे कोई चीज़ छीन लेना, उसको डराना, धमकाना, डरा धमका कर उसको कोई चीज़ को छीन लेना। ये भी तो आरोप लगे थे, डरा धमका करके छीनना लेना। तो है कहाँ वो आरोप सिद्ध कहाँ हुए? एक भी वीडियो दे ना वीरेंद्र सिंह तोमर का, एक भी ऑडियो दे वीरेंद्र सिंह तोमर का, कोई एक भी ऑडियो वीडियो नहीं मिलेगा आपको। और मुख्य तौर पर आप ये काम किए ही नहीं करते थे, तो ये कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये है, ये मेरे पिताजी का कार्य था, ये आज का कार्य नहीं था, मेरे पिताजी का कार्य था, बहुत छोटे स्तर पे चलता था। आज जो है कहीं ना कहीं एक साहूकारी लाइसेंस लेकर के धीरे धीरे काम जो है। अरे भाई ये बताइए, किसी की बहन बेटी की शादी हो रही है, अब मैं उन चीज़ों को गिनाऊंगा ना तो लोग बोलेंगे कि अपनी चीज़ों को छिपा रहे हैं। किसी बहन बेटी की शादी हो रही है, किसी का घर बन रहा है, छत ढालनी है, कहाँ से पैसा लेता है आदमी? बैंक जाता है। और जब बैंक से आपको पैसे नहीं मिलते तो आप हमारे पास आते हो, आप हमसे पैसे लेके जाते हो, और पैसे ले जाने के बाद में जब आपका काम हो जाता है तो आप हमें, आपके अंदर बेईमानी आ जाती है। ये तो जब जाहिर चीज़ें हैं कि कोई भी आम इंसान किसी को 10,000 रुपये दे करके एक महीना रुक जाए कि भाई हम 10,000 रुपये दे रहे हैं आपको और हमको 1 महीना देना, वापस आ जाए, बोलिएगा। ये आपके साथ भी हुआ होगा। जिनको नहीं देना है वो आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी मूल इसका ये है कि केस कुछ नहीं, बवाल खूब काटा लोगों ने और कटवाया लोगों ने जानबूझ करके, सुनियोजित तरीके से कि भाई। और अच्छा ये बताइए कि अगर हम और कुछ गलत होते, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी गलत चीज़ मिल गई? पूरे बंगले को इन्होंने 16 घंटे छाना,
छनवाया गया बंगले में, और क्या मिला? पैसा, सोना, हमारी प्रॉपर्टी के पेपर, हमारी गाड़ी चोरी की थी क्या वो? या वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते? इनकम टैक्स वालों को तो कोई नोटिस नहीं आया, सब इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। तो गलत क्या मिला तुमको? फिर उसके बाद प्लानिंग की गई, अरे यार ये तो गलत मिला नहीं कुछ, तो बोले बुलाओ लोगों को। मैं आपको एक वाकया बताऊं, वाकया नहीं, ये उसी समय की बात है जब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से मैं जा रहा था, उसी रात की बात बता रहा हूं। मेरे ही फोन में 93000088 नंबर पे मेरे ही फोन पर योगेश कश्यप का फोन आता है, बोलना नहीं चाहिए, हाँ, फोन आता है कि कौन बोल रहे हो? मैंने फोन उठा लिया, मैं देख रहा हूं कि ये वहां का फोन है, मैंने फोन उठा लिया, मैंने कहा कौन बताए हो? बोले वीरेंद्र सिंह तोमर को जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोले तुम दिनेश पटेल बोल रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। बोले उनको जानते हो? बोले हाँ, उनके ऊपर केस करना है तुमको, आ जाओ। कहा? बोले मैं तो जगदलपुर रहता हूं। मैंने कहा मैं कल तक आ जाओ, तुम छोड़ना नहीं है उसको, तुम भी आ जाओ, तुम भी अपना बदला ले लो। तो इस तरह जब मुझे ही फोन करके, उनको अपना मालूम नहीं कि किसको फोन लगा रहे हैं, इतने भड़बड़ाए थे वो, मुझे ही फोन लगा करके जो है कहां फोन लगाएं। तो इस तरह से प्लानिंग की गई, लोगों को बुलाया गया। अरे मैं आपको और बता दूं, एक साहू जी हैं, उनकी एक जमीन थी, मेरे भतीजे ने ली थी, रजिस्ट्री हो गई, पैसे दे दिए गए, उनको बुलाया गया क्योंकि रजिस्ट्री मिल गई थी। कोई भी ऐसा पेपर नहीं मिला जो 2 नंबर के काम को दर्शाता हो या गलत काम को दर्शाता हो मेरे पूरे बंगले में। उसको बुलाया गया, नाम नहीं लूंगा, उनकी पत्नी जो है किसी अच्छे पद पे है, उसको डराया गया कि तुम जबरदस्ती इसमें फायर करो। उसने हमारे पक्ष में लिख के दिया, शपथ पत्र के साथ में कोर्ट में लगाया। अभी तो आप देखते जाइए, ये कानून की लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं। कानून ने हमें न्याय दिया है, कानून का मेरा और मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है, और निश्चित रूप से इस कानून की लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। और जितने षड्यंत्रकारी हैं वो ये ना सोचे कि हम बच गए और हम जीत गए, तुम जीते नहीं हो। वही कानून की लड़ाई, तुम्हारा डंडा जो तुम्हारे पीठ पे जो डंडा पड़ेगा ना, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने इतनी गलतियां कर दी हैं ना, तुमने इतनी गलतियां कर दी हैं, और पूरे देश से तुम्हारे खिलाफ पे शिकायत हुई है। बस कुछ समय रुकिए आप, यही कोर्ट तुम्हारे खिलाफ संज्ञान लेगा और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। वो समय दूर नहीं है। मैंने बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। अब एक या तो जान बची या तो आत्मविश्वास बचा है। जान तो मेरी प्रयास की, जान नहीं गई हमारी। अब आत्मविश्वास तुम मार नहीं सकते, आत्मा अमर है। तो इस तरह से षड्यंत्र हुआ। मतलब सोचिए आप, हमारे पास ही हो, जो कोई व्यक्ति अगर आपका पॉडकास्ट को सुनेगा ना, तो वो इस बात को याद कर लेगा कि हाँ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ऐसे सैकड़ों लोगों को फोन किया गया, आओ। आए कितने लोग? 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग। केस क्या आपने बनाया? जबरदस्ती, कुछ भी। अभी तो भाई तुमने तो बना दिया, अब कोर्ट में तो सबूतों के अभाव सबूत चलेंगे ना। हमारी न्याय व्यवस्था में तो सबूत का खेल है ना पूरा। तो सबूत तो आपको पूरा हमारे घर से तो उठा के ले गए, सबूत तो दोगे आप, क्योंकि सारा घर कब्जा आपके हाथ में था। हमारे बच्चे तो सब भाग गए थे घर से। हमारे बच्चों को तुमने इतना प्रताड़ित कर दिया कि हमारे बच्चे सहित पूरे घर से भाग चुके थे। अब हमारे आप पूरे छत्तीसगढ़ में आपको एक ही मकान मिला तोड़ने के लिए, वीरेंद्र सिंह तोमर का सारा नक्शा पास है पूरे छत्तीसगढ़ का। अभी मैं किसी विधायक का भी लगा दूं RTI, तो उसका नक्शा नहीं मिलेगा घर का, मकान का, और लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। सारे विधायकों का जितने भी पक्ष विपक्ष होंगे सबका RTI लगाऊंगा, और बताएं कि उनका नक्शा पास है कि नहीं, नक्शा पास करवा लो। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप नक्शा पास करवा लो अपना। जब वीरेंद्र सिंह तोमर का घर टूट सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं टूटे? हम भी तो न्यायालय पहुंचेंगे। वीरेंद्र सिंह तोमर के ऑफिस में घर में बुलडोजर चला दिए आप। इतना बड़ा अपराध कर दिया हमने, हत्या जैसा अपराध हमने कर दिया, बलात्कार जैसा अपराध कर दिया, आतंकवाद जैसा अपराध कर दिया, नक्सलाइट जैसा अपराध कर दिया। एक तरफ आप नक्सलाइट खत्म करने की बात करते हो और दूसरी तरफ हमको नक्सलाइट बनाने का काम करते हो। नक्सल जैसा हमारे साथ बिहेव करते हो। एक तरफ नक्सलवाद को बोलते हो कि हम आपको पैसे देंगे,
और दूसरा हमारी हत्या को रोकने के लिए आप हमसे ही पैसा मांगते हो। ये कौन सी रास्ता सत्ता पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो? ये सत्ता कब तक चलेगी? ये राजनीति कब तक चलेगी? दुर्गा हनुमान जी ने आपको जो शक्तियां दी हैं ना, आप उसको बिछोह कर रहे हो, आप उसको खत्म कर रहे हो। वो शक्तियां इधर आ रही हैं। आने वाली लड़ाई क्या करनी सेना के माध्यम से लड़ी जाएगी या निश्चित रूप से करनी सेना देश का वह बल है, वह संगठन है जो क्रांतिकारी तरीके से लड़ता है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसकी आवाज छत्री करनी सेना डॉक्टर राज शेखावत सुनते हैं, जो कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जारी है लड़ाई। निश्चित रूप से यह लड़ाई सिर्फ बीरेंद्र सिंह तोमर की नहीं है, ये उस सिस्टम की लड़ाई है, ये उस विचारधारा की लड़ाई है जिसमें बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों को, ये तो बीरेंद्र सिंह तोमर है कि मेरे संगठन ने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार ने मुझे बचा लिया। ऐसी बहुत सारी हत्याएं डेली हो रही हैं जिनको पता नहीं चल रहा है। राजनीतिक हत्याएं डेली हो रही हैं। एक युवा आगे बढ़ना चाहता है, उसकी हत्या कर दी जा रही है, उसको किसी न किसी गलत कैसे फंसा दिया जा रहा है। जहां देखा किसी ने कि ये आगे निकल जाएगा, आपके विधानसभा, आपके सांसदीय क्षेत्र, आपके पार्षदीय क्षेत्र में कोई नया तैयार हुआ, तुरंत उसके ऊपर निगाह हो जाती है उसकी, अरे ये कैसे उड़ रहा है, ये कैसे धर्म का कार्य करने लग गया। अगर धर्म के कार्य में उसके 1 लाख वोट हैं और उसमें सेंध आपने लगा दी 10,000 वोट की, तो या तो आप चरण बंधन करते रहिए उनका, तो आप बचे रहोगे। अन्यथा जैसे ही आपने कुनबा अपना बढ़ाया 10,000 वोट, 1 लाख में 1 लाख से 10,000 वोट आपने खींचा, तुरंत आपके ऊपर निगाह गलत हो जाएगी और मौका पड़ते ही आपको हमला किया जाएगा और आपका षड्यंत्र तरीके से आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपके परिवार को निस्तनाबूद करने का प्रयास किया जाएगा, आपके मकान को तोड़ दिया जाएगा, आपकी पत्नी को जेल में डाल दिया जाएगा, आपके बच्चों को जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी माँ को जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी बहू को जेल में डाल, आपकी इज्जत को तार तार कर दिया जाएगा। ये राजनीति का स्तर आप देख रहे हैं। मैं अपने खानदान का नाम नहीं लेना चाहूँ, मेरा पूरा खानदान राजनीति करता है, लेकिन यह राजनीति का स्तर हमारे पूरे परिवार ने कभी नहीं किया कि किसी की राजनीतिक हत्या करके हम राजनीति में आगे निकल जाएं। संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप तो सबको अपने साथ समग्र रूप से लेकर के प्रेम व्यवहार और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप राजनीति में सफल हो सकते हो। और मेरी सोच वही है, मैं न किसी को वो दृष्टि डाल करके राजनीति करनी है। हाँ, ये है विचारधारा की लड़ाई है, आत्मविश्वास प्रबल है, आगे बढ़ेंगे, जीत हमारी होगी और जीत में फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। अब तो बताऊं मैं आपको, अब तो मेरे परिवार में, मैं सिर्फ अपने परिवार की बात करूं, छोटा सा परिवार जो हमारा 9 लोगों का परिवार है, 9 लोग में हमारे 9 लोग किससे बड़ा परिवार है। हनुमान जी हैं हमारे परिवार के हिस्सा, कृष्ण जी हैं हमारे परिवार का हिस्सा, राम जी हमारे परिवार का हिस्सा, मतलब हम उनके परिवार का हिस्सा है। अब तो 9 लोगों का जो हमारा परिवार है ना, वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये दर्शाता है कि मेरी बेटी जो है ना, 14 साल की उम्र में, उसकी आत्मशक्ति को देखिए आप। जिसको इतना परेशान किया गया हो, रातों रात 12-12, 1-1 बजे रात तक पुलिस पहुंच जाए घर पर, तो क्या करेगी? उससे, उस बच्ची से ऐसे बात किया जाता। तुम्हारी सरकार, तुम इस संस्कार के लोग हो, तुमने संस्कार ही नहीं देखे तो तुमने हमारे साथ किया है। वो बच्ची कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने प्रदेश का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करा रही है। तो निश्चित रूप से हमारा परिवार तैयार है हर लड़ाई को लड़ने के लिए, हर व्यक्ति को जवाब देने के लिए, पीछे नहीं है। आप लड़ेंगे निश्चित रूप से। भाई और बचा क्या है हमारे पास में रोहित भैया? हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, सब तो आपने ले लिया है, सब कुछ तो ले लिया, पैसा और जब लड़ने वाला क्या बचा है? लगे हैं जहाँ जहाँ जैसे जैसे ईश्वर कृपा करता जाएगा, हनुमान जी कृपा। बस मेरे पास एक चाहिए है, आत्मविश्वास और धर्म की शक्ति, हनुमान जी का चरण, हनुमान जी की ध्वजा, बस। हाँ, तो ये थे तोमर बंधु के बड़े भाई, यानी कि तोमर बंधुओं में से बड़े भाई वीरेंद्र सिंह तोमर, जो कि जेल से छूट करके आए हैं और पहला पॉडकास्ट हमारे साथ उन्होंने दिया है। हम ये नहीं जानते कि लोग क्या सोचते हैं, उनका परसेप्शन क्या होगा, कौन सही है कौन गलत है, ये सब विषय बात के हैं। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को यही कहूँगा कि पॉडकास्ट को आप लाइक करें और इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़ोरों शोरों से कमेंट भी करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कौन सा गेस्ट यहाँ पर चाहिए द PS शो में, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपकी संस्था आगे बढ़े, यही उम्मीद करता हूँ। दिल से धन्यवाद।